बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस स्टोरी में हम डिस्कस करेंगे ओरेकल आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स के बारे में। तो बेसिकली इसमें जो डिस्कस करने वाला वीक 2 और वीक 3 हमारे पास तो डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत लेंथी ट्यूटोरियल होने वाला है। तो इसमें देखेंगे ओरेकल सर्वर क्या होता है, ओरेकल इंस्टेंस क्या होता है, कैसे कनेक्शन स्टैब्लिश करती हैं और कैसे सेशन क्रिएट करते हैं, इसके ओरेकल डाटाबेस क्या होती है, यहाँ पे फिजिकल स्ट्रक्चर, मेमोरी स्ट्रक्चर, लॉजिकल स्ट्रक्चर भी हम जो है वो देखेंगे। इसके अलावा कंपोनेंट्स ऑफ मेमोरी स्ट्रक्चर देखेंगे, यूज़र प्रोसेस क्या था, सर्वर प्रोसेस क्या था, बैकग्राउंड प्रोसेस के तहत इस ट्यूटोरियल में ये चीज़ें हम जो है वो कवर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ओरेकल क्या होता है, आर्किटेक्चर क्या होता है और कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो बेसिकली इस चीज़ को समझने से पहले आपको जैसे कि आपने अगर घर बनाना तो उसके लिए आप एक आर्किटेक्चरल बनाते हैं, मतलब कि मैप बनाते हैं, एक नक्शा बनवाते हैं। वो नक्शा क्या कहते हैं, लाकर मिस्त्री को देते हैं और मिस्त्री आपका घर तमीर करता है, आप घर तमीर कर उसमें आप रहना शुरू करते हैं। तो इसी तरह यानी कि हमारे पास ओरेकल एक कंपनी है और उसके बाद जो आर्किटेक्चर मतलब कि उसका नक्शा वगैरह किस तरह का हमारा जो है डाटाबेस होगी और उसके बाद कंपनी जिनको उसमें कौन कौन उसके पार्ट्स होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, रियल लाइफ एग्जांपल दिया कि घर का नक्शा बनाया था, वो मिस्त्री को दिया था, वो मिस्त्री घर को तमीर करता है, उसमें रहना शुरू करता है। इसी तरह जब आपने कोई अपना डाटा जो है वो स्टोर करना होता है तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप एक आर्किटेक्चर बनाते हैं, डाटाबेस का आर्किटेक्चर वगैरह बनाते हैं। बनाने के बाद उसके मुताबिक फिर एक डाटाबेस बनाते हैं। जब आप डाटाबेस बना लेते हैं तो उसमें आप क्या अपना डाटा जो है वो स्टोर करते हैं। तो बेसिकली ये भी उसी हिसाब से यानी कि डाटा स्टोर करने के लिए हम डाटाबेस बनाते हैं। तो ओरेकल इसका इसलिए ये नाम है कि कंपनी थी ओरेकल। इसका ओरेकल का मतलब है गैबी आवाज़, मतलब कि आपको पता नहीं चलता कि आप जब आप अपनी कोई वेबसाइट वगैरह कोई चीज़ यूज़ करें तो आपको नहीं पता चलता कि आपका डाटा कहाँ स्टोर हो रहा है, नहीं हो रहा, कहाँ जाकर स्टोर हो रहा है। तो इसी तरह ये हमारे पास इसलिए इसका ये नाम रखा गया, अदरवाइज इसका कोई और मकसद नहीं है। तो ओरेकल आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स मतलब कि डाटाबेस के कौन कौन से जो कैसे किन किन कंपोनेंट्स किन किन पार्ट्स से जो मिलकर बनते तो वो हम देखने वाले हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव वगैरह मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन इसमें हमारे पास जो ओरेकल का सर्वर आर्किटेक्चर जो बनता है वो उसमें कौन कौन चीज़ें इंक्लूड होती हैं। उसमें फिजिकल जो कंसिडर फिजिकल यानी कि फिजिकल कंपोनेंट्स, मेमोरी कंपोनेंट, प्रोसेसेस और लॉजिकल स्ट्रक्चर्स वगैरह इसमें इंक्लूड, ये चार चीज़ें बेसिकली इसमें जो है वो इंक्लूड होती हैं। उसके बाद ओवरव्यू ऑफ प्राइमरी कंपोनेंट्स, ये सिर्फ प्राइमरी कम है, इसके और भी मजीद कंपोनेंट्स है लेकिन ये ज़्यादातर यही यूज़ किया था इसलिए इनके बारे में आपको बताने वाला। तो इसमें हम देखेंगे यूज़र प्रोसेस क्या था, सर्वर प्रोसेस क्या था, थोड़ा सा ओवरव्यू होता है, बाकी डिटेल के साथ आगे जानते हैं। तो यूज़र प्रोसेस क्या था, जैसे यहाँ एक समझ लें कि यहाँ एक कंप्यूटर पर कोई एक यूज़र बैठा है। अब यूज़र कोई भी क्वेरी जो है वो रन करता है तो वो उसके ऊपर जो है एक यूज़र प्रोसेस उसकी तरह जो है यूज़र प्रोसेस क्रिएट हो जाता है। ये यूज़र प्रोसेस यूज़र की ही तरह जो है वो जो क्रिएट होता है। उसके बाद क्योंकि कोई भी बंदा यानी कि कोई भी डायरेक्ट किसी भी डाटाबेस या इंस्टेंस के साथ जो है वो डायरेक्ट रब्ता नहीं कर सकता। इसको थोड़ा सा मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ और उसके बाद मज़ीद आपको बताऊँगा कि यूज़र प्रोसेस क्या था, ये कैसे वर्क करते हैं। तो बेसिकली यहाँ एक कंप्यूटर कह लें यानी कि कोई एक यूज़र बैठा हुआ है यहाँ, तो वो उसने कोई भी क्वेरी रन करनी है तो वो चाहता है डाटाबेस के साथ कनेक्ट यानी कि कम्युनिकेशन करें। तो वो डायरेक्ट डाटाबेस के साथ उसकी कम्युनिकेशन नहीं होती, बल्कि क्या होती है डायरेक्ट यानी कि इंस्टेंस वगैरह के साथ वो कम्युनिकेट डायरेक्ट नहीं कर सकता, वो उसके दरमियान में कुछ ना कुछ होता है। जैसे कि आप कोई वेब ब्राउज़र वगैरह, आप एक यूज़र है तो आप फिर वेब ब्राउज़र वगैरह को यूज़ करते हैं, उसके बाद डाटाबेस में डाटा लॉग इन जो भी करते हैं जगह डाटा स्टोर होता है या वहाँ से रिट्रीव होता है, डायरेक्ट आप डाटाबेस के साथ कनेक्ट नहीं करते। इसी तरह ये भी है। तो यहाँ एक यूज़र बैठा वो क्या करता है, जब वो कोई भी क्वेरी रन करना चाहता है, जैसे कि यानी कि कोई भी क्वेरी है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टैटिक यानी कि सेलेक्ट स्टैटिक इस तरह के कोई भी क्वेरी रन करता है तो सेलेक्ट ऑल फ्राम एम्प्लॉय, सेलेक्ट ऑल फ्राम यूज़र, कुछ भी जो भी आप नाम लिख रहे हैं। तो कोई भी क्वेरी रन करता तो एक यूज़र है वो एक यूज़र प्रोसेस क्रिएट होता है। यूज़र प्रोसेस इसकी ये का आगे डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ उसकी तरह क्रिएट हो जाता है। उसके बाद एक सर्वर प्रोसेस क्रिएट होता है, जो सर्वर प्रोसेस होता है वो हमारे डाटाबेस के साथ वो क्रिएट होता है। उसके बाद ये हमारे पास जो सर्वर प्रोसेस होता है ये कम्युनिकेट करता है इंस्टेंस के साथ। इंस्टेंस के साथ कम्युनिकेट करने के बाद ये हमारे पास इंस्टेंस जो है वो आगे जो है वो डाटाबेस के साथ इस तरह कनेक्ट करता है। तो इस तरह ये प्रोसेस हमारे पास बेसिक चलता है। तो
इसके आप पार्ट्स देख लेते हैं। ये हमारे पास एक इंस्टेंस है, ये आपको जो नज़र आ रहा है यहाँ, ये जो बड़ा है, ये एक हमारे पास इंस्टेंस है। अब इंस्टेंस जो है वो दो पार्ट से मिलकर बनता है, यानी कि एस जी मतलब कि मेमोरी स्ट्रक्चर से मिलकर बनता, और बैकग्राउंड प्रोसेस से मिलकर। ये जो नीचे सारे लिखे हुए हैं ये बैकग्राउंड प्रोसेस क्या होते हैं ये भी अभी आपको बता देता। तो इंस्टेंस दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक जो है मेमोरी स्ट्रक्चर से और दूसरा बैकग्राउंड प्रोसेस से। इसी तरह हमारे पास जो डेटाबेस में इसमें तीन तरह की बेसिक फाइल होती है, और भी मज़ीद फाइल्स हैं, लेकिन बेसिक ये फाइल्स हैं। तो ये फाइल्स से मिलकर बनता है। इसके अलावा ये अदर फाइल्स वगैरह जो ये होती हैं, लेकिन ये डेटाबेस की फाइल्स नहीं, दूसरी फाइल्स होती हैं। ये भी हम देखेंगे क्या कि इसका इनका क्या मकसद है। तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर था। अब हम बात करते हैं इसके जो है मज़ीद, यानी कि ये नीचे लिखे हुए हैं, यानी कि ओरेकल सर्वर क्या होता है। तो ओरेकल सर्वर को पहले डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके बाद ओरेकल इंस्टेंस क्या कर, उसको ओरेकल डेटाबेस के बारे में। तो ओरेकल सर्वर कह रही है, ओरेकल जो भी इसको नाम और भी नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली सर्वर जब भी आएगा उसमें मतलब ये कंपनी। तो ओरेकल सर्वर दो चीज़ों से मिलकर बनता है, ये एक तो इंस्टेंस से और दूसरा जो है डेटाबेस से। तो ओरेकल जो सर्वर है वो सर्वर दो चीज़ों से मिलकर बनता है, यानी कि इंस्टेंस और डेटाबेस। तो इसके मगर मैं सिंपल से डेफिनेशन आपको बताऊंगा जो ओरेकल सर्वर का। ओरेकल सर्वर जो है ये कम्बिनेशन होता है किसका, इंस्टेंस और डेटाबेस का। तो इसका ओरेकल इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ इंस्टेंस एंड डेटाबेस। तो सिंपल ये मैं आपको इसकी डेफिनेशन आपको बता दी है। बताता चलूँ, ये आपको जो नीचे नोट्स नज़र आ रहे हैं ये सारा कुछ नीचे लिखा हुआ है, जो मैं आपको वर्डिंग बोल रहा हूँ ये सारी नीचे लिखी हुई है। आप यहाँ से इसको एक बार रीड भी कर। इसके अलावा स्लाइड्स भी आपको मिल जाएंगी, जस्ट कमेंट्स कीजिए, आपको स्लाइड्स भी प्रोवाइड की जाएंगी। तो आप जो थ्योरेटिकल इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ ओरेकल सर्वर क्या था। ओरेकल सर्वर जो है दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक ओरेकल इंस्टेंस और एक ओरेकल यानी कि ओरेकल डेटाबेस से। उसके बाद इसमें मज़ीद जो हमारे पास डिफरेंट फाइल्स, प्रोसेस, मेमोरी स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें इंक्लूड जो है वो सर्वर है, ओरेकल सर्वर है। ये सारी चीज़ें जो इसके फाइल्स, प्रोसेस, स्ट्रक्चर वगैरह सारी चीज़ें इसमें बेसिकली सारी यूज़ नहीं की। कुछ चीज़ें जो है वो यूज़ की जाती हैं, कुछ चीज़ें एट अ टाइम के लिए यूज़ नहीं की जाती, प्रोसेस के लिए, कुछ परफॉर्मेंस के लिए यूज़ होते हैं। इसके अलावा कुछ रिकवरी के लिए चीज़ें यूज़ होती हैं। तो इसमें सारी चीज़ें ये इंक्लूड होती हैं। बेसिकली इसकी डेफिनेशन एक ही थी जो मैं आपको बता चुका हूँ। ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है। मैं आपको फिर बताऊँ, ओरेकल सर्वर दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक ओरेकल इंस्टेंस है, एक ओरेकल डेटाबेस है। ये सारा जो आपको बता चुका हूँ, ये ऊपर इंस्टेंस है और ये नीचे जो आपको ये नज़र आ रहा है ये ओरेकल डेटाबेस। इन दोनों का कम्बिनेशन अगर करें तो ओरेकल सर्वर बन जाता है। ये मेन इसकी डेफिनेशन। अब ओरेकल इंस्टेंस क्या होता है, तो ओरेकल डेटाबेस क्या होता है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली ओरेकल इंस्टेंस, तो ओरेकल इंस्टेंस जो है ये कम्बिनेशन होता है। मैं आपको बता चुका हूँ कि ये हमारे पास ये बैकग्राउंड प्रोसेसेस का कम्बिनेशन होता है और जो है एसजीए का कम्बिनेशन, यानी कि मेमोरी स्ट्रक्चर का कम्बिनेशन होता है। तो ये भी इंस्टेंस भी आपको क्लियर हो चुका है। उसके बाद मज़ीद हमारे पास जो है ओरेकल डेटाबेस क्या होती है। तो ओरेकल डेटाबेस मतलब कि इसमें हमारे पास सारा का सारा जो फिजिकल डाटा जो होता है वो यहाँ जो है वो जाकर स्टोर हो जाता है। तो ये हमारे पास ओरेकल डेटाबेस है। बेसिकली जितना भी डाटा जो है वो स्टोर हो जाता है वो हमारे पास ये यहाँ जो है स्टोर होता है। तो एक चीज़ और बताता हूँ, ये जो ओरेकल डेटाबेस है ये हमारे पास फिजिकली होती है। ये फिजिकली इसको ये आपको नज़र आती है। ये हमारी जो हार्ड डिस्क होती है जो आप ये कंप्यूटर के वगैरह के अंदर है, हार्ड डिस्क जहाँ आपका डाटा जो है वो स्टोर होता है। तो ये हमारी बेसिकली कि ये क्या होती है, डाटाबेस यहाँ जो है वो स्टोर होती है। उसके बाद जो इंस्टेंस होता है ये रैम जो है इनके स्वैप जो वगैरह जो रैम का आपको बेसिकली कंसेप्ट हो, तो ये रैम पर लोड होती है जो लॉजिकली होती है। जो क्या मकसद है, इंस्टेंस का बेसिकली मकसद क्या होता है, डाटाबेस बेसिकली आप खुद कुछ भी नहीं कर सकते। डाटाबेस में डाटा जो है स्टोर है, लेकिन अगर डाटा जो आप एक्सेस करना चाह रहे हैं तो जो डाटा एक्सेस करने के लिए आपको क्या इंस्टेंस की ज़रूरत होती है। बेसिकली ये सारा काम जो यूज़र को जो लाकर इनका डाटा देता है वो क्या कहता है, इंस्टेंस है। ये तो सिर्फ पड़ा हुआ डाटा, ये कुछ भी नहीं कर रहा है। यहाँ से डाटा को अगर एक्सेस करना चाहते हो तो वो कौन सी चीज़ के थ्रू करते हैं, इंस्टेंस के थ्रू कर सकते हैं। तो अब इंस्टेंस को मैं आपको फिर बता रहा हूँ। यहाँ हमारे पास इंस्टेंस में ये देखा ये कम्बिनेशन होता है बैकग्राउंड प्रोसेस का और मेमोरी स्ट्रक्चर का, ये चीज़ें आपको बताई। उसके अलावा जब भी आपने डाटाबेस से कोई भी डाटा जो है वो एक्सेस करना तो आपका इंस्टेंस जो है वो ऑन होना चाहिए। अगर इंस्टेंस आपका रनिंग फॉर्म में नहीं है तो आप कोई भी यानी कि डाटा यहाँ से एक्सेस नहीं, डाटाबेस से डाटा एक्सेस नहीं कर सकते। तो
जब आप जो एस यानी कि मेमोरी एलोकेट करते हैं, यानी कि मेमोरी स्ट्रक्चर जब आपका एस जो एलोकेट होता है उसके उस तब आप यानी कि जब मेमोरी एलोकेट करते हैं कोई भी प्रोसेस इनपुट आउटपुट वगैरह जो परफॉर्म करना चाहते हैं, तो तब आपका जो बैकग्राउंड प्रोसेस जो है वो रनिंग फार्म में, ये सारे के सारे रनिंग फार्म में नहीं आते, इनमें जिसकी ज़रूरत पड़ती है वो बेसिकली रनिंग फार्म में जो वो जाता है, बाकी जो है वो स्टॉप ही रहते हैं। लेकिन एक जब आप जो यानी कि एस यानी कि मेमोरी स्ट्रक्चर एलोकेट होता है तो कुछ भी आपने डाटा से डाटा एक्सेस करें, एक कोई ना कोई एक बैकग्राउंड प्रोसेस तो लाजमी तौर पर रन होता है, सारे नहीं भी तो इसमें कोई ना कोई एक जो है लाजमी तौर पर प्रोसेस रन हो जाता है, अदरवाइज दूसरे जो है वो बाद में रनिंग फार्म में जाते हैं। तो कुछ ये बैकग्राउंड प्रोसेस कहाँ होते हैं ये भी मैं आपको दिखाता चलूँगा। जैसे कि ये हमारे अभी जो है आपको बैकग्राउंड यानी कि ये देखें, ये मैं बैकग्राउंड प्रोसेसिंग लैपटॉप में भी आपका जो है यहाँ जो है चल रहे हैं, यूज़ हो रहे हैं। ये आपको बेसिकली आपने इनमें से कोई भी रन नहीं किया लेकिन ये चल रहे होते हैं, इसीलिए ये बैकग्राउंड प्रोसेस इन चीज़ों को कहते हैं जो आपको नज़र नहीं आ रहे लेकिन ऑटोमेटिकली ऑन होते हैं। ये तो मैंने ऊपर वाले ऐप्स को ओपन किया हुआ है, जबकि नीचे ऑटोमेटिकली मैंने इनमें से कोई भी आप अपने लैपटॉप में चेक कर सकते हैं। इसी तरह डाटाबेस में भी होते हैं, तो ये अभी मैं आपको डाटाबेस के ऊपर नहीं लेकर जा रहा, अभी सिर्फ आपको थ्योरेटिकली बता रहा हूँ इन चीज़ों के बारे में। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ लग चुकी होगी। अब मेन पॉइंट मैं फिर रिपीट करता हूँ, ओरेकल सर्वर क्या होता है, ओरेकल इंस्टेंस क्या होता है, उसके बाद ओरेकल डेटाबेस की हम बात करेंगे। तो ओरेकल सर्वर जो होता है मेन इसकी दो चीज़ें हैं। ओरेकल सर्वर दो चीज़ों का कम्बिनेशन, दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक ओरेकल इंस्टेंस से और एक ओरेकल डेटाबेस से। उसके बाद आप ओरेकल इंस्टेंस क्या होता है, ओरेकल इंस्टेंस भी दो चीज़ों से मिलकर बनता है, किससे, यानी कि स्ट्रक्चर मेमोरीज एसजीए और जो बैकग्राउंड प्रोसेस इनसे मिलकर बनता है। ये क्यों, कहाँ, किस मकसद के लिए यूज़ किया था, ये डाटाबेस से कोई भी डाटा एक्सेस करने के लिए, कुछ भी उसका यूज़ हैंडल जो भी करना होता है ये उसके लिए इंस्टेंस का यूज़ किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं डाटा यानी कि ओरेकल डाटा। तो ओरेकल जो डाटाबेस होती है ये बेसिकली 3 फाइल से मिलकर बनती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी फाइल्स हैं लेकिन बेसिक 3 फाइल्स हैं जो इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, वो हमारे पास डाटा फाइल्स है, कंट्रोल फाइल्स और रीड और लॉग फाइल्स हैं। अब जो ओरेकल डाटाबेस होती है, जो आपका जितना भी फिजिकल डाटा था, जो सारे का सारा डाटा था वो जाकर यहाँ स्टोर हो। अब आपका जो इंस्टेंस वगैरह जब फेल्ड वगैरह होता है तो जो डाटा रिकवर वगैरह करना था, यहाँ फिर डाटा की जो सारी मेन स्टोरेज होती है वो जाकर डाटाबेस ओरेकल यानी कि यहाँ स्टोर होती है। इसमें जो बेसिक जाकर डाटा फाइल्स में स्टोर होती है। लेकिन ओरेकल जब ओरेकल डाटाबेस की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं जो फिजिकल स्टोरेज वगैरह जाकर सारी जो वो आपकी जो किस में स्टोर हो होती है, यहाँ ओरेकल डाटाबेस में जो आपका सारा डाटा वो स्टोर होता है। इसके लिए ये देखें ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स वगैरह ऑल्सो नोन डाटाबेस फाइल्स, ये सारी नीचे चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके बाद मज़ीद हम डिस्कस करें यानी कि अदर फाइल्स हमारे पास नॉन डाटाबेस फाइल्स जो इसमें यूज़ होती हैं, तो ये हम बाद में देखेंगे। यानी कि जो साथ जो यूज़ नॉन अदर फाइल्स कौन कौन सी हैं, ये पैरामीटर फाइल्स होती हैं, पासवर्ड फाइल्स होती हैं, आर्काइव लॉग फाइल्स होती हैं, तो ये इनको अदर फाइल्स, ये 2-3 फाइल्स इनको अदर फाइल्स कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ों की जो समझ लग चुकी है। मैं फिर एक बार इसको डायग्राम को रिपीट करूँगा। ये डायग्राम अभी पार्ट्स में ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस किए हैं, तो इसमें मेन कंपोनेंट्स देख लें पहले कि कैसे कैसे इनको डिवाइड किया गया है। एक यूज़र प्रोसेस, यहाँ कोई भी एक यूज़र बैठा हुआ है, एक यूज़र प्रोसेस है, एक सर्वर प्रोसेस है। जो सर्वर प्रोसेस पीजीए क्या होता है ये हम अभी देखेंगे। ये 2 पार्ट्स होते हैं, पीजीए और एसजीए। तो ये बात, उसके बाद ये पीजीए, उसके बाद ये मेन इंस्टेंस होता है। इंस्टेंस के अंदर हमारा एसजी होता है। एसजीए में यानी कि ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं, डाटाबेस, रीडो लॉग फाइल और शेयर्ड पूल होता है। अब शेयर्ड पूल के अंदर 2 चीज़ें मजीद होती हैं, लाइब्रेरी कैश और कैश होता है, उसके बाद डाटा डिक्शनरी कैश होता है। तो शेयर्ड पूल के अंदर ये 2 चीज़ें होती हैं। एसजीए के अंदर मजीद ये वाली चीज़ें जो है रीडो लॉग फाइल्स, और उसके बाद जावा पूल और लार्ज पूल आता है। ये हो गया ये एसजी। और एसजी के बाद हमारे पास नीचे जो है बैकग्राउंड प्रोसेस होते हैं, ये हमारे पास नीचे बैकग्राउंड प्रोसेस है। उसके बाद डाटाबेस, जो ये डाटाबेस ओरेकल यानी कि ये डाटाबेस है इतनी, और उसके अंदर ये डाटाबेस की मेन जो मेजर 3 फाइल्स हैं। उसके बाद अदर फाइल्स होती हैं, वो हमारे पास क्या है, जो यानी कि पैरामीटर फाइल्स है, पासवर्ड फाइल और आर्काइव लॉग फाइल्स है। अब ये सारी की सारी चीज़ों को 1 बाय 1 देखते हैं और इनको डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करते हैं ओरेकल सर्वर को, मजीद एक साइड यानी कि एक डायग्राम इसके अगर आपसे पूछा जाए कैसे, तो ये कंप्लीट पूरी की पूरी जो डायग्राम ये ओरेकल सर्वर है। ये पूरा अगर दिखाएं पूरा तो ये क्या ओरेकल सर्वर, ये उसकी डायग्राम दिखाई दी ओरेकल सर्वर की। अब ये देखें वो तो एक उसके पार्ट्स कंपोनेंट दिखाए थे, यहाँ कंपोनेंट थोड़ा मर्ज करके दिखाया जा रहा है। तो अब इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ लेते हैं, इसका क्या मकसद है। An Oracle server is a database management system that provides an open, comprehensive, integrated approach to information system। तो सिंपल वर्डिंग में मैं अगर आपको बताऊंगा
ओरेकल सर्वर क्या है, यानी कि आपने कोई भी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, मतलब कि आपने कोई भी डाटा जो है वो स्टोर करना था, डाटाबेस मैनेजमेंट करनी है, जो भी काम करना अपने डाटा के बारे में, तो वो कौन ओरेकल सर्वर आपका जो है वो काम कर रहा था। तो ओरेकल में आपको फिर ये हाँ ये भी लिखा हुआ है, ये ओरेकल इंस्टेंस और ओरेकल डाटाबेस पे कंसिस्ट करता है। ओरेकल लफ्ज़ आप यूज़ करेंगे, सर्वर सिंपल सर्वर यूज़ कर लें, इंस्टेंस यूज़ कर लें, डाटाबेस कर लें, वो एक ही मकसद। क्योंकि ओरेकल इसलिए क्योंकि ओरेकल कंपनी ने ये इंट्रोड्यूस वगैरह करवाया था, इसलिए इसके नाम से जाना जाता है, अदरवाइज इसका ओरेकल का कोई और मकसद नहीं है। तो सिंपल भी आप इसको याद रख सकते हैं। इसके नीचे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए गए हैं, यानी कि ये हमारे पास जो ओरेकल सर्वर होता है, ये अगर एक सेम डाटा मुख्तलिफ जो मल्टीपल यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा जो यूज़र होता है उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ओरेकल सर्वर जो अथोराइज यूज़र होते हैं उसको उनको डाटा एक्सेस करने देता है, जो अथोराइज यूज़र नहीं है तो उनको डाटा एक्सेस नहीं करने देता। इसके अलावा अगर कोई डाटा को फेलियर वगैरह आती है तो उसको कैसे रिकवर वगैरह करना, ये सारा कुछ किसका काम होता है, ओरेकल सर्वर का काम होता है। तो अब मज़ीद जो है हमारे पास ओरेकल इंस्टेंस क्या था, ओरेकल इंस्टेंस यानी कि ये ओरेकल इंस्टेंस व्हेन अ डाटाबेस स्टार्टेड ऑन अ डाटाबेस सर्वर, जब भी आप डाटाबेस सर्वर पर क्या करते हैं, यानी कि डाटाबेस सर्वर कह रहे हैं, ओरेकल सर्वर कह लें या फिर आप सर्वर कह रहे हैं, ये एक ही चीज़ है, या जिस तरह नाम से मर्जी इसको यूज़ करें। ओरेकल सर्वर को यानी कि जब भी आप जो है डाटाबेस को रन करते हैं किसके बाद, डाटाबेस सर्वर के ऊपर, तो जब आप रन करते हैं तो उसका ओरेकल इंस्टेंस जो है वो क्रिएट हो जाता है। जब ओरेकल इंस्टेंस क्रिएट होता है तो ये हमारे पास क्या होता है, ओरेकल एलोकेट्स अ मेमोरी एरिया, यानी कि जो ओरेकल होता है, यानी कि जो ओरेकल सर्वर होता है, जब आप देखें आपने डाटाबेस रन किया, जब आपने एक सर्वर के ऊपर डाटाबेस अपनी रन करते हैं तो क्या होता है, उसको मेमोरी दी जाती है। जो वो मेमोरी एलोकेट की जाती है उस मेमोरी को कहते हैं SGA, सिस्टम ग्लोबल एरिया, जो अभी आपको डायग्राम में दिखा चुका हूँ। तो ये SGA, और उसके बाद जब मेमोरी एलोकेट होती है तो वो किसी ना किसी प्रोसेस के थ्रू ही, जारी सी बात है, वो मेमोरी एलोकेट की है, इसीलिए एंड स्टार्ट वन और मोर प्रोसेस, यानी कि एक से ज़्यादा जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाते हैं। इसकी डेफिनेशन, दिस कम्बिनेशन ऑफ SGA एंड ओरेकल प्रोसेस इज कॉल्ड ओरेकल इंस्टेंस। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको ओरेकल इंस्टेंस की और ओरेकल सर्वर की डेफिनेशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। तो ओरेकल एक चीज़ हमारे रह गई, ओरेकल डाटाबेस को, उसको मज़ीद देख लेते हैं। उसके बाद ओरेकल इंस्टेंस को मज़ीद डिफाइन किया गया, यहाँ से फिर पढ़ सकते हैं। ओरेकल इंस्टेंस इज़ एन मीन्स टू एक्सेस ओरेकल डाटाबेस, मतलब कि अगर आपने ओरेकल डाटाबेस को एक्सेस करने के मकसद के लिए जो है ओरेकल इंस्टेंस है वो बनाया गया था, इसका कोई मकसद नहीं है। इट्स ऑलवेज ओपन वन एंड ओनली वन डाटाबेस, मतलब कि जो ओरेकल इंस्टेंस है एक ही डाटा एट टाइम एक ही डाटाबेस को एक्सेस किया जाता है, और एक ही ओपन, लाजमी तौर पर एक इंस्टेंस तो होता ही होता है। उसके कंसिस्ट ऑफ मेमोरी और बैकग्राउंड प्रोसेस, तो ये आपको चीज़ें बता चुका हूँ। उसके अलावा अब यही चीज़ें मैं आपको जो बताई, यानी कि ये हमारे पास वही चीज़ें, यानी कि ये हमारा SGA और जो मेमोरी स्ट्रक्चर, यानी SGA कह लें मेमोरी स्ट्रक्चर, एक चीज़ बैकग्राउंड प्रोसेस के ऊपर कंसिस्ट होता है, जो कि किस लिए यूज़र में डाटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा ये हमारे पास मेथड स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, यानी कि मिडल में यूज़ होता है, जो डाटाबेस यानी कि जो डाटाबेस होती है और जो सर्वर प्रोसेस, ये यूजर प्रोसेस होता है, उनके दरमियान ये इंस्टेंस जो है आ रहा होता है। तो इसके अलावा द इंस्टेंस कैन ओपन एंड यूज़ ओनली वन डाटाबेस एट टाइम, तो ये चीज़ें आपको जो बताइए ऊपर ये लिखी, जो पॉइंट वो उसको मजीद जो है वो डिफाइन कर, ओरेकल इंस्टेंस की भी आपको समझ लग चुकी है। अब इनके मिडल में हमारे आउटलाइन के मुताबिक जो है इसमें एक चीज़ है, एस्टैब्लिश अ कनेक्शन एंड क्रिएटिंग अ सेशन। तो ये आप यानी कि कैसे जो है कनेक्शन एस्टैब्लिश किया जाता है और कैसे जो है सेशन क्रिएट किया जाता है। तो इसके लिए कनेक्टिंग टू ओरेकल इंस्टेंस, मतलब कि ओरेकल इंस्टेंस से कनेक्ट करने के लिए हमें क्या क्या प्रोसेस करने में, वो एस्टैब्लिश यूज़र कनेक्शन। सबसे पहले हमारे पास यानी कि डाटाबेस यूज़र, यहाँ एक यूज़र बैठा हुआ, उसने कोई भी क्वेरी रन की है, जब वो रन करता है तो उसके उसी के ऊपर यानी कि क्या होता है, एक जो है यूज़र प्रोसेस जो है वो क्रिएट। तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, एक हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है यानी कि यूज़र प्रोसेस और सर्वर प्रोसेस, ये आगे हम मज़ीद इनको डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई भी यूज़र जो यानी कि कोई प्रोग्राम वगैरह जो यानी कि कोई भी यानी कि क्वेरी वगैरह रन करेंगे तो वो कैसे कर सकता है, वो सबसे पहले क्या करता है, एसक्यूएल स्टैटिक प्लस, यानी कि ये इसको जो एसक्यूएल सर्वर वगैरह यानी कि टूल वगैरह को ओपन करता है, या फिर कोई एप्लीकेशन का यूज़ करता है। आप ये सर्वर यानी कि ये हमारे पे, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी जो है वो ट्यूटोरियल बना चुका हूँ इसके ऊपर, तो डाटाबेस के ऊपर हम जो डिस्कस कर
एसक्यूएल सर्वर 2014 के ऊपर जो हम ऑलरेडी मैं बहुत डिटेल के साथ पूरा प्रैक्टिकल काम करवा चुका है। इसके अलावा आप जब ब्राउज़र यहाँ फिर वो उसका यूज़ करके आप क्यूरी वगैरह रन करते हैं या फिर ब्राउज़र का जैसे लॉगिन वगैरह कर रहे हैं, ये रजिस्ट्रेशन वगैरह कोई वेबसाइट करें तो ब्राउज़र का यूज़ करते हैं, तो आप किसी भी तरह डेटाबेस को यूज़ करते हैं, आप उसको यानी कि उसके टूल का यूज़ कर लें जो आपको जैसे कि एसक्यूएल सर्वर वगैरह बता रहा हूँ, या फिर एसक्यूएल स्टैटिक प्लस इसका यूज़ कर लें, या फिर आप किसी जो ब्राउज़र वगैरह का यूज़ करें या आप उसको ओपन वगैरह करते तो वो बेसिकली आप क्या काम करें, वो एक आपका यूज़र प्रोसेस क्रिएट हो रहता है, तो बेसिकली वो आपका यूज़र प्रोसेस एक क्रिएट होता है। अब यूज़र प्रोसेस जब क्रिएट होता है तो वो यूज़र प्रोसेस क्या करता है, जब सर्वर प्रोसेस से कनेक्ट होता है, तो जब इन दोनों के दरमियान कनेक्शन यानी कि एक कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहा था। अब ये कनेक्शन जो स्टैब्लिश हो रहा होता है बेसिकली ये कनेक्शन स्टैब्लिश 3 मेथड से किया जा सकता है। एक तो आप जो है वो डायरेक्ट ही लॉग इन कर सकते हैं किस पे जो ओरेकल इंस्टेंस जहाँ रनिंग हो रहा था वहाँ जाकर, जैसे कि आप लिनक्स वगैरह का यूज़ करते हैं तो वहाँ आप डायरेक्ट ही लॉगिन वगैरह कर लेते हैं, तो वहाँ उसके थ्रू आप जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं डायरेक्टली, या फिर उसके अलावा आप ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ब्राउज़र का यूज़ कर लें, या फिर वो आप यहाँ देख सेकंड पॉइंट में यानी कि आप किसी टूल वगैरह का यूज़ करें, टूल का यूज़ करने के बाद उसके अंदर में एक नेटवर्क का यूज़ होता है, या फिर डायरेक्ट ब्राउज़र का यूज़ करके आप फिर भी डाटाबेस को एक्सेस करें। जो 3 मेथड्स होते हैं जब भी आप कनेक्शन जो है वो क्रिएट होता है, तो ये आपको बताया जा रहा है। मैं आपको फिर एक बार सिंपल थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार आपको सेशन बताता हूँ। सेशन क्या होता है, तो सेशन क्या आता है, ये एक स्पेसिफिक कनेक्शन होता है किसका, यूज़र और ओरेकल सर्वर के दरमियान। तो ये सेशन क्या था, ये मल्टीपल भी सेशन क्रिएट हो सकते हैं या फिर एक भी सेशन जो है वो क्रिएट होता है। जैसे कि आपका सेशन क्रिएट का जब एक यूज़र है वो लॉगिन होता है, जब वो लॉगिन होता है तो वो एक सेशन आपका क्रिएट हो जाता है, और जब तक वो लॉगिन रहता है वो आपका जो है वो सेशन क्रिएट रहता है। जब उसको लॉग आउट हो जाता है तो वो आपका सेशन जो है वो ख़त्म हो जाता है, या फिर वैसे कोई सिस्टम आप जो है बंद आ जाते हैं या इस तरह का वो सेशन आपका जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो इसको कहते हैं सेशन क्रिएट। अब अगर एक एट अ टाइम आप जो है वो कुछ टूल्स का यूज़ करें, एप्लीकेशन का यूज़ करें या इस तरह का और यूज़ कर रहे हैं, अगर एट अ टाइम आप ज़्यादा चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं तो आप जो है वो लॉगिन हुए हैं ज़्यादा चीज़ों के ऊपर। जैसे कि आप अपना फेसबुक अकाउंट में क्या करते हैं, यहाँ से मोबाइल से भी लॉगिन हो जाते हैं और लैपटॉप से भी, तो अब आपके 2 सेशन क्रिएट हो जाते हैं। इसी तरह अगर आप जो है वो किसी टूल्स वगैरह का एसक्यूएल जो स्टैटिक वो आपको प्लस है उसके थ्रू और ब्राउज़र के थ्रू किसी आप डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं, लॉगिन वहाँ हुए हैं, तो उसके मतलब कि आपका सेशन ज़्यादा क्रिएट हो गया। अगर आप एक ही चीज़ का यूज़ करें तो आपका एक सेशन तब तक रहता है जब तक आप लॉग आउट नहीं होते या फोर्सफुली टर्मिनेट कुछ चीज़ें नहीं करते, तो ये बेसिकली आपका सेशन होता है। तो इसमें फिर मैं आपको जो चीज़ें बताना चाहूँगा वो सिंपल यही है कि जब भी आपका जो डाटाबेस यूज़र होता है डाटाबेस को यूज़ करना तो वो डायरेक्ट आपको जो है यानी कि डायरेक्ट डाटाबेस को वो यूज़ नहीं कर पाता, यानी कि वो यहाँ जो इंस्टेंस होता है जो ओरेकल इंस्टेंस होता है उसको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर पाता। उसको यूज़ करने के लिए उसके 2 चीज़ों से गुजर कर जाना पड़ता है, यूज़र प्रोसेस और सर्वर प्रोसेस से होकर फिर वो जो हमारे पास जो इंस्टेंस होता है वहाँ उसके साथ कम्युनिकेट करता है और वो इंस्टेंस डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करता है। तो इन दोनों के दरमियान यानी कि यहाँ कनेक्शन स्टैब्लिश होता है और सेशन हमारे पास जो है वो क्रिएट होता है। अब जो कनेक्शन स्टैब्लिश होता है वो 3 तरह से हो सकता है, 3 मेथड्स होता है। आपको बता चुका हूँ कि वो मेथड कौन कौन से हैं। वो यानी कि एक तो आप अगर यानी कि आपने डायरेक्ट आप यानी उसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे जहाँ इंस्टेंस रन हो रहा है वहाँ लॉगिन हो जाते हैं, तो वहाँ तब आप जो है वो यूज़ कर पाते हैं, या फिर आप किसी टूल वगैरह को यूज़ करके भी कर सकते हैं, या फिर आप किसी ब्राउज़र को भी यूज़ करके क्या कहते हैं डाटाबेस को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके दरमियान इंस्टेंट आप डायरेक्ट कम्युनिकेट इंस्टेंस के ही साथ करेंगे या उसके जहाँ ये आपके प्रोसेस चलेंगे। तो ये चीज़ें थी। उसके बाद सेशन क्या था, सेशन सिंपल वर्डिंग में आपको सेशन मतलब कि जब भी आप लॉगिन होते हैं किसी भी टूल एप्लीकेशन के थ्रू जहाँ जैसे भी जब तक आप लॉगिन रहते हैं तो आपका सेशन क्रिएट रहता है, जब आप लॉग आउट हो जाते हैं तो आपका जो सेशन वो टर्मिनेट हो जाता है। ये मेन चीज़ें इसमें यही थी। उसके बाद मज़ीद ये हमारे पास आगे भी है चीज़ें आएंगी, कनेक्ट यूज़र प्रोसेस सर्वर प्रोसेस ये आगे देखेंगे, यहाँ लिखा भी हुआ है। बाकी मज़ीद उसको आगे बाकी ये चीज़ें आप ये नीचे से रीड आउट कर सकते हैं, यानी कि कनेक्शन ये 1 2 और ये हमारे पास 1 यानी कि ये हमारे पास 2 पॉइंट्स है। उसके बाद कनेक्शन 3 मैटर्स है, वो 1 पॉइंट ये है, 2 उसके ये पॉइंट्स है। उसके बाद सेशन वगैरह के बारे में ये सारा लिखा हुआ है, इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। जो चीज़ें ये बताई हैं वो आपको ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। उसके बाद ओरेकल डाटाबेस क्या होती है, ओरेकल डाटाबेस
तो ये हमारे पास क्या इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा दैट इज़ ट्रीटेड एज अ यूनिट, यानी कि ये हमारे पास ओरेकल जो डाटाबेस होती है ये इसका बहुत बड़ा जो डाटा होता है उसका कलेक्शन होता है, उसमें डाटा सारा स्टोर होता है जो कि ऐसा लगता है कि एक यूनिट है। इसके अब यूनिट का जैसे कि इसको समझने के लिए आप एक जो बुक की एग्जांपल एक बुक होती है उसका चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 में, यानी कि एक चैप्टर में जिस चीज़ के बारे में वो, जैसे कि अभी हम क्या ये ओरेकल आर्किटेक्चर कंपोनेंट के बारे में डिस्कस, उसमें अब ओरेकल के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड हो रहे हैं। तो इसी तरह जैसे कि एम्प्लॉय का डाटा होता है या फिर वो स्टूडेंट का डाटा है या किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी डाटा किसी किस्म का जिस चीज़ का जैसे जैसे डाटा होगा उस टेबल में वो स्टोर होता है। तो इसीलिए कलेक्शन ऑफ डाटा होता है जो कि ट्रीट करता है एज अ यूनिट, मतलब कि यूनिट की तरह। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे चुका कि बुक क्या एक यूनिट होता है, उसमें उस यूनिट के बारे में, यानी कि जिस चीज़ के बारे में यूनिट है उसके बारे में बताया जाता है। तो उसके बाद दूसरे यूनिट में दूसरी चीज़ के बाद तीसरे, ऐसे ही डाटा वो हमारा ऑर्गेनाइज होता है और डाटा जो है वो सेव होता है डाटाबेस में भी। तो ये हमारे पास 3 फाइल्स यानी कि कंसिस्ट ऑफ 3, यानी कि 3 फाइल टाइप्स, 3 फाइल टाइप्स के ऊपर ये कंसिस्ट करता है किसके, डाटा फाइल्स, कंट्रोल फाइल्स और रीडू लॉग फाइल्स। तो ये तीनों फाइल्स को आगे फिजिकल स्ट्रक्चर में, यानी कि फिजिकल स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है। तो फिजिकल स्ट्रक्चर में जो फाइल्स इंक्लूड है वो यही फाइल्स इंक्लूड, इनके कंट्रोल फाइल्स, डाटा फाइल्स, रीडू लॉग फाइल्स। तो अब इनके बारे में डिस्कस कर लें। यहाँ भी आप फिजिकल स्ट्रक्चर में कह लें, यहाँ पे इसको ओरेकल डाटाबेस की फाइल्स के टाइप्स कह लें, तो ये एक ही। तो अब इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास डाटा फाइल्स होती है, डाटा फाइल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डाटा फाइल्स में आपका जो जितना भी यूज़र का डाटा होता है, यूज़र डाटा वो सारा इसमें इंक्लूड, मेटा डाटा जो होता है वो इंक्लूड है, सिस्टम डाटा। तो मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसमें यूज़र का डाटा, मेटा डाटा या फिर सिस्टम डाटा वो सारे का सारा इंक्लूड, यानी कि यहाँ ऑल डाटा मतलब कि जितना भी डाटा होता है वो सारा का सारा यहाँ डाटा फाइल्स में स्टोर होता है। और वो किस फॉर्म में होता है, बाइनरी फॉर्म में होता है, मतलब कि वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं होता। तो 0 और 1 वगैरह की फॉर्म बाइनरी फॉर्म में होता है। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ डाटा फाइल्स क्या होती है। डाटा फाइल्स में सारे का सारा डाटा होता है, मतलब कि जो यूज़र का डाटा जो होता है, मेटा डाटा जो होता है, सिस्टम डाटा होता है, जितना भी डाटा होता है वो बाइनरी फॉर्म में डाटा फाइल्स में स्टोर होता है। और इसकी एक्सटेंशन जो यूज़ होती है वो जब भी आप इसकी फ़ाइल ओपन करेंगे वो आपको मैं चीज़ें ये सारी दिखाऊंगा। तो इसकी जब इसको फाइल में एक्सटेंशन यूज़ होती है वो हमारे पास डी बी और एफ़ के नाम से एक्सटेंशन जो है इसकी यूज़ होती है डाटा फाइल की, यानी कि इसका नाम लिखा होता है, यहाँ पीछे नाम होगा और उसके अलावा एक्सटेंशन जो लिखी होगी DB फाइल, क्योंकि इसमें देखिए ओरेकल डाटाबेस में सारी की सारी फाइल्स, अब आपको क्या पता चलेगा कि डाटा फाइल्स कौन सी हैं। तो डाटा फाइल्स देखने के लिए उसकी एक्सटेंशन DB फाइल जो है वो यूज़ की जाती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रीडू लॉग फाइल्स। तो रीडू लॉग फाइल्स में क्या होता है कि ये हमारे पास बेसिकली सर्कुलर, यानी कि सर्कुलर फैशन में होती है रीडू लॉग फाइल्स। तो ये सर्कुलर फैशन में होती है। अब सर्कुलर फैशन में होती है, इसके अलावा इसमें होता क्या है, इसमें यूज़र की आईडी होती है, यानी कि उसके बाद सेशन आईडी होती है, यानी कि यूज़र की आईडी वगैरह क्या है, उसका सेशन आईडी वगैरह क्या है, इसके अलावा आईपी एड्रेस क्या होता है। इसके अलावा इसमें जो रीडू लॉग फाइल में टाइम होता है कि कब यूज़र ने कमिट किया था, क्या काम किया था, या फिर इसमें क्या चेंजिंग वगैरह यूज़र ने की थी, जो सारी चीज़ें होती हैं वो किस में पड़ी होती हैं, रीडू लॉग फाइल्स में। तो रीडू लॉग फाइल मतलब कि दोबारा, यानी कि रीडू मतलब कोई आपने चेंजिंग किया, आपको नहीं सही लगी या कुछ भी, आप दोबारा जैसे कंट्रोल-C वगैरह करते हैं, रीडू का मतलब यहाँ यही है। तो इसमें ये हमारे पास एक तो होती है किसमें, सर्कुलर फैशन में। सर्कुलर फैशन मतलब कि मैं यस इसमें बेसिकली जब आप सर्च करेंगे इसकी एक्सटेंशन होती है डॉट लॉग। तो रीडू यानी कि ये हमारे पास इसका डॉट और लॉग, यहाँ रीडू लॉग फाइल, इसीलिए इसकी एक्सटेंशन कहती है डॉट लॉग। तो इसमें जब आप सर्च करेंगे डाटाबेस में आपको दिखाऊंगा तो 3 फाइल्स नॉर्मली तौर पर होती हैं और इनका साइज़ बहुत ही कम होता है। तो अब सर्कुलर फैशन में ये क्यों होती है, यानी कि यहाँ हमारे पास एक फ़ाइल, ये आपके पास एक फ़ाइल पड़ी हुई है, यहाँ फाइल्स हैं, यानी कि एक ये फाइल, 2 फाइल्स और एक ये, अब ये 3 फाइल्स हैं। अब डाटा आपका जाकर इस फाइल में पहले स्टोर होगा, फिर आपका पॉइंटर यहाँ मूव कर, यहाँ फिर डाटा स्टोर होगा, फिर यहाँ डाटा आपका जो है वो स्टोर हो जाएगा। और जब ये स्टोर यहाँ भी डाटा फिर दोबारा 1 में जो वो आएगा, तो यहाँ 1 में आने से पहले यानी कि ओवरराइट होने से पहले क्या होता है कि ये हमारे ऑनलाइन होता है, ये ऑफलाइन आर्काइव लॉग फाइल्स में आपका जो डाटा जो है वो बैकअप के लिए जो स्टोर कर देता है। तो आपको आप आर्काइव लॉग फाइल की भी समझ लग चुकी होगी और रीडू लॉग फाइल। ये रीडू लॉग फाइल में आपको फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये हमारे पास सर्कुलर फैशन में होती है।
अब सर्कुलर फैशन में कैसे होती है कि यानी कि ये छोटी छोटी 3 फाइल्स होती हैं, बहुत छोटा इनका साइज़ होता है, पहले यहाँ डाटा स्टोर होता है, फिर यहाँ नॉर्मली तौर पर 3 होती हैं, और उसके बाद यहाँ डाटा फिर यहाँ से ऐसे रिपीट होता रहता है। लेकिन यहाँ डाटा स्टोर होगा, फिर यहाँ डाटा स्टोर होगा, फिर यहाँ डाटा स्टोर हो गया। अब दोबारा यहाँ डाटा फिर स्टोर होना था, तो यहाँ स्टोर होने से पहले जितना ओवरराइट होने से पहले क्या होता है, ओवरराइट से पहले यहाँ डाटा जो है आर्काइव लॉग फाइल में ऑफलाइन जो आर्काइव लॉग फाइल यहाँ डाटा जो है सारा बैकअप के लिए डाटा जो है वो स्टोर कर दिया जाता है। उसके अलावा ये फिर इस तरह वर्क करती है, फिर सारा डाटा यहाँ स्टोर, फिर वर्क करती है, फिर डाटा उसके बाद यहाँ इसका जो है ओवरराइट करने से पहले यहाँ स्टोर हो जाता है। तो अब मैं आपको फिर यानी कि रीडू लॉग फाइल के बारे में बता देता हूँ। मतलब कि हमने कोई चेंजिंग वगैरह परफॉर्म की, उसको दोबारा कैसे जो है वो जैसे कंट्रोल जी वगैरह का चेक कर बताएं। अब इसमें क्या चीज़ें होती है, एक तो सर्कुलर फैशन में होती है, दूसरा इसमें यूज़र की आईडी होती है, सेशन आईडी होती है, आईपी एड्रेस होता है, टाइम इसमें टाइम होता है कि कब यूज़र ने कमिट किया था और कहाँ यूज़र ने क्या चेंजिंग वगैरह की थी, सारा किसमें होता है रीडू लॉग, और इसकी एक्सटेंशन होती है डॉट लॉग एक्सटेंशन होती है। अब हम बात कर लेते हैं कंट्रोल फाइल के बारे में। तो कंट्रोल फाइल जो होती है बेसिकली आपकी पूरे डाटाबेस यानी कि कंट्रोल कर रही होती है, मैनेज कर रही होती है। कंट्रोल फाइल जो है ये रेप्लिका होती है। रेप्लिका मतलब कि डुप्लीकेट, यानी कि इफ़ अगर ये डैमेज वगैरह हो जाती है तो इसका जो है क्लोन या क्लोन का मतलब होता है कि एक ही नाम, जैसे कि ये क्लोन का मतलब डाटाबेस यहाँ 5-6 बार लिख दें तो ये क्लोन हो रहा है, डुप्लीकेट डाटा। इसी तरह कंट्रोल फाइल होती है उसका डुप्लीकेट यानी कि रेप्लिका होता है। तो रेप्लिका इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ से क्योंकि ये मुश्किल लफ्ज़ है थोड़ा, रेप्लिका। तो यहाँ इसको मैं लिख, इसका जो है जो हमारे पास कंट्रोल फाइल होती है ये रेप्लिका होती है, रेप्लिका, फिर मैं इसको लिख रहा हूँ रेप्लिका मतलब कि डुप्लीकेट सेम डाटा, इसका जो है इसकी कापी मुख्तलिफ कापी जो है वो रखी जाती है, इसकी जो कंट्रोल फाइल होती है। क्यों आप इसकी कापी क्या मकसद है, क्योंकि सारे का सारा रिकॉर्ड होता है जो यानी कि ये डाटा बेस का जो रिकॉर्ड होता है, डाटा फाइल का रिकॉर्ड जितना होता है, रीडू लॉग का जितना फाइल रिकॉर्ड होता है, उसके आर्काइव जो फाइल्स होती है इसका जितना भी रिकॉर्ड होता है, सारे का सारा किसके पास होता है कंट्रोल फाइल। बच के ये कंट्रोल अगर यही फेल हुए तो आपका जो इंस्टेंस होता है आपकी रिकवरी नहीं हो सकती, तो आपका जो इंस्टेंस है वो वर्क करना छोड़ देता है। जैसे कि एक बुक होता है, उस बुक में जो इंडेक्स होती हैं कि आपने कहाँ जाना है, क्या किस चीज़ को कहाँ यूज़ करना है, तो ये पूरे आपको डायरेक्शन यदि आप आपने यहाँ जाना है, ये सारा इसके पास रिकॉर्ड होता है। आप यानी कि यहाँ डाटा फाइल इसके पास रिकॉर्ड होता है कि डाटा फाइल्स में कौन कौन से टेबल्स हैं, किस नाम से स्टोर है, उनका सारा एड्रेस होता है, यानी कि कितने कौन सी डाटा फाइल्स है, किस नाम से, ये सारा का सारा डाटा फाइल के कंट्रोल फाइल के अंदर। अब जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो ये हमें बताएगा कि इसमें ये है, तो इसमें आप जाकर ले सकते हैं। और इसके अलावा रीडू लॉग फाइल्स का भी सारा का सारा रिकॉर्ड किसके कंट्रोल फाइल्स के पास होता है कि इसमें इसकी आईडी ये है, इसका यानी कि इतनी मेमोरी है, इसका ये नाम है, सारा का सारा का। इसी तरह आर्काइव लॉग फाइल्स का भी सारे का सारा रिकॉर्ड यानी कि रिकॉर्ड इनके अंदर होता है, जिसके आईडी वगैरह जो होती हैं बेसिकली उसके नंबरिंग इंडेक्स, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि बुक का इंडेक्स वगैरह होता है, तो हम वो इंडेक्स में नंबर ये चीज़ वहाँ पड़ी हुई तो वहाँ से हम जाकर देख सकते हैं। तो इसीलिए बेसिकली हमें एड्रेस आईडी वगैरह के बारे में बताता है कि ये चीज़ वहाँ पड़ी, आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये कंट्रोल फाइल्स का काम होता है। तो अब कंट्रोल फाइल्स को जब भी आप देखेंगे इसकी जो एक्सटेंशन होता है .ctl इसकी एक्सटेंशन होगी। तो जब भी आप कंट्रोल फाइल देखना जाएंगे तो जब मैं आपको ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें दिखा भी दूंगा तो आप इन चीज़ों को अभी थ्योरेटिकली जानिए। जो कंट्रोल फाइल है वो .ctl के नाम से यहाँ इसकी फाइल जो आपको नज़र आएगी। तो ये आपको ये ओरेकल डाटाबेस की ये 3 फाइल्स जो हैं कि बेसिक जो फाइल्स इसकी डाटाबेस की वो आपको वो क्लियर हो चुकी है। उसके बाद ये 3 हमारे पास अदर फाइल्स हैं, पैरामीटर फाइल, पासवर्ड फाइल और आर्काइव लॉग फाइल, ये 3 अदर फाइल्स हैं। अब आर्काइव लॉग फाइल के बारे में भी आपको तो इसमें जो रीडू लॉग फाइल का जितना भी डाटा होता है वो यहाँ जो वो सेव किया जा रहा होता है, तो ये ऑफलाइन होती है, रिकवरी वगैरह के लिए यूज़ होती है। अब हमारे पास आती है पैरामीटर फाइल्स। तो पैरामीटर फाइल्स बेसिकली हमारी आउटलाइन के मुताबिक जो है वो 4 वीक और 5 वीक है, उसमें ये आ जाएगी पैरामीटर फाइल पास जो इंस्टेंस जो पी फाइल इंस्टेंस वगैरह जो मेमोरी स्ट्रक्चर वगैरह उसके रिलेटेड है। तो अब हमारे पास पासवर्ड फाइल्स जो आ जाती है। तो पासवर्ड फाइल्स में क्या होता है कि इसमें आपका जो पासवर्ड वगैरह आता है वो इंक्लूड है, यानी कि आप जब ओरेकल वगैरह को ओपन करेंगे जो अपने जो टर्मिनल के ऊपर, तो आप जो वहाँ कमांड लिखते हैं यानी कि SQL+ लिखेंगे। जब आप SQL+ लिखेंगे, SQL+ लिखने के बाद आपको जो सारी डिटेल बताएगा, डिटेल बताने के ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद SY सिस्टम एज
सिस्टम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब कि आप जो कमांड फिर लिखेंगे एंटर यूज़र नेम जहाँ आता है वहाँ आप क्या लिखते हैं SYS स्पेस ASSYSDBA। जब आप ये चीज़ें लिखते हैं उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं तो एंटर पास हो जाता है। फिर आप एंटर प्रेस करते हैं तो आप ऑटोमेटिक कनेक्टेड टू लिखा जाता है और आपकी कमांड यानी कि SQL रेडी हो जाता है। तो आप ये जो आपने पासवर्ड दिए ही नहीं और एंटर प्रेस कर दिए तो ऑटोमेटिकली वर्क कर रहा है। बेसिकली जो आपका पासवर्ड था वो बाइनरी फॉर्म में वहाँ एक फ़ाइल पड़ी हुई है पासवर्ड की, PW उसके कहते हैं फाइल का नाम जहाँ लिखा होगा, तो वहाँ वो फाइल के अंदर उसका पासवर्ड होता है और ऑटोमेटिकली वहाँ से वो आपको लॉग इन करने देता है। जब आप यहाँ अगर पासवर्ड आप नहीं भी देते तो आपका जो यानी कि आपने जो आपने लिनक्स वगैरह या कोई भी चीज़ ओपन की उसके बाद वहाँ जब आप कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर ये कमांड्स लिखते हैं तो वहाँ पासवर्ड ना भी दो तो आपका गुजारा हो जाता है। और वो कहाँ कैसे होता है, लॉग इन कैसे होता है, वो बेसिकली फाइल में आपका पासवर्ड बाइनरी फॉर्म में जो है वो वहाँ सेव होता है, आप उसको रीड नहीं कर सकते, बाकी वो लॉग इन होने में आपकी मदद करता है। तो यही चीज़ें थी बेसिकली, ये नीचे लिखी हुई हैं, आप इन सारी की सारी चीज़ों को जो रीड आउट कर सकते हैं। मैं को एक बार फिर रिपीट करता हूँ। तो सिंपल वर्डिंग तो डाटा फाइल्स में आपका जितना भी डाटा है वो सारा का सारा स्टोर होता है। उसके बाद रीडो लॉग फाइल्स, मतलब कि रीडो लॉग फाइल में आपका जो डाटा होता है वो जाकर स्टोर होता है। मतलब आपने कुछ चेंजिंग वगैरह करने तो उसको दोबारा रीडो कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने यानी कि अभी देख रहे हैं जो टाइप्स के डाट था इसको मैं कंट्रोल Z करूँगा तो ये मेरा डाट दोबारा आ चुका है। तो इसलिए रीडो लॉग फाइल्स का यही काम होता है, यानी कि जो चेंजिंग वगैरह के जो भी काम करेंगे अपने पास ये बैकअप के लिए ऑनलाइन रख रहा था। उसके बाद ये अपने पास रख, जब इसके जो सर्कुलर फैशन ओवरराइट होने के तब ज़्यादा, तो ओवरराइट करने से पहले ये जो अपन डाटा जो है क्योंकि छोटी छोटी फाइल्स होती है उसमें जब ओवर होने लग जाए तो वो आर्काइव ऑफलाइन फाइल्स में जो है वो जाकर सेव कर देता है। उसके बाद कंट्रोल फाइल्स बेसिकली ये डाटा फाइल्स होती हैं, हमारे रीडो लॉग फाइल्स आर्काइव वगैरह फाइल्स के धारक जो रिकॉर्ड यानी कि उसकी ID वगैरह जो कहाँ यानी कि इनका डाटा कहाँ कौन सा डाटा जो है सेव, इसके बाद इंडेक्स के तौर पर कहाँ ये बता रहा होता है। उसके बाद पासवर्ड फाइल में पासवर्ड से जो हम लिनक्स पे कमांड लाइन ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद उसमें जो है लॉगिन करने के लिए लॉगिन करते हैं एज एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटर, तो तब आपको पासवर्ड नहीं भी देते तो आपका जो है वो लॉगिन हो जाता है। तो इसके लिए यूज़ होती हैं। तो ये इसको चीज़ को हम जो है डाटाबेस की ये चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। अब बात आती है हमारे पास फिजिकल स्ट्रक्चर में, ये वही चीज़ें ऑनलाइन रीडो लॉग फाइल्स हैं हमारे पास, डाटा फेल फाइल्स, डाटा डिक्शनरी फाइल्स, यानी कि ये हमारी चीज़ ये बाद में हम डिस्कस करते हैं। तो उसकी कंट्रोल फाइल्स ये आपको चीज़ें बता चुका हूँ। डाटा फाइल्स क्या होती हैं और रीडो लॉग फाइल्स के कंट्रोल फाइल, बेसिकली ये चीज़ें आपको मैं बात कर लेते हैं मेमोरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो मेमोरी स्ट्रक्चर दो चीज़ों से मिलकर बना है। SGA यानी इसको हम जो SGA को सिस्टम ग्लोबल एरिया भी कहते हैं, और इसके अलावा हमारे पास जो यानी PGA से मिलकर प्रोग्राम ग्लोबल एरिया से। तो मेमोरी स्ट्रक्चर में दो चीज़ें स्ट्रक्चर में आती हैं मेमोरी स्ट्रक्चर में, एक SGA और दूसरी हमारे पास PGA आती है। तो अब इसको शेयर्ड ग्लोबल एरिया भी कहते हैं, शेयर्ड ग्लोबल एरिया या सिस्टम ग्लोबल एरिया जो भी कह लें। तो मेमोरी स्ट्रक्चर में मैं आपको फिर बता, मेमोरी स्ट्रक्चर में दो चीज़ें इंक्लूड हैं, एक सिस्टम ग्लोबल एरिया और एक प्रोग्राम ग्लोबल एरिया। अब सिस्टम ग्लोबल एरिया क्या है? सिस्टम ग्लोबल एरिया जो है बेसिकली तब एलोकेट किया जाता है जब आप यानी कि इंस्टेंस स्टार्टअप, मतलब कि जब कोई भी इंस्टेंस जो होता है वो हम जो वो रन करते हैं उसको चलाते हैं, जब आपका जो इंस्टेंस क्रिएट किया था, जब इंस्टेंस क्रिएट होता है, जब रन स्टार्टअप होता है, तो तब जो मेमोरी एलोकेट होती है वो सिस्टम ग्लोबल एरिया उस मेमोरी को कहते हैं। और इसमें जो हमारे पास ये फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ ओरेकल इंस्टेंस, मतलब कि जो ओरेकल जो इंस्टेंस है उसका फंडामेंटल, क्योंकि दो चीज़ें तो इंक्लूड हैं जो ओरेकल का इंस्टेंस, उसमें दो चीज़ें इंक्लूड हैं, एक थी जो सिस्टम ग्लोबल एरिया SGA और दूसरा हमारे पास जो बैकग्राउंड प्रोसेस है। तो ये इसलिए ये एकदम दो ही चीज़ें हैं, तो मेन इसलिए दोनों ये फंडा में, एक इसमें ये फंडा में एक प्रोसेस है, दो चीज़ें हैं। तो सिंपल ये एक ग्लोबल एरिया जो सिस्टम ग्लोबल एरिया होता है ये तब क्रिएट किया था जब यानी कि जब आप जो है कोई भी इंस्टेंस जो स्टार्टअप होता है, मतलब आपकी मेमोरी जो है वहाँ तब एलोकेट की जाती है। दूसरा जो प्रोग्राम ग्लोबल एरिया, अब प्रोग्राम ग्लोबल एरिया तब एलोकेट किया जाता है जब आपका जो सर्वर प्रोसेस होता है वो स्टार्ट किया जाता है। तो क्योंकि ये जब सर्वर प्रोसेस जो स्टार्ट होता है ये यानी कि एक प्रोसेस, इसीलिए यहाँ इसका प्रोग्राम और यहाँ सिस्टम है, तो यहाँ जो हमारे पास ओरेकल इंस्टेंस इसको कहा जा रहा है। तो सिंपल वर्डिंग में आपको मैं इनमें फिर डिफरेंस कर देता हूँ, बाकी डिटेल के साथ अभी इनको वन बाय वन जो है वो देखते हैं। तो मेमोरी स्ट्रक्चर दो चीज़ों से मिलकर बना। मेमोरी स्ट्रक्चर में हमारे पास जो है वो सिस्टम ग्लोबल एरिया था और दूसरा हमारे पास प्रोग्राम ग्लोबल एरिया था। अब सिस्टम ग्लोबल एरिया क्या होता है? जब आपका इंस्टेंस स्टार्टअप होता है तब जो है मेमोरी जो एलोकेट किया थी उस मेमोरी को कहते हैं सिस्टम ग्लोबल एरिया। और
दूसरी जो हमारे पास प्रोग्राम ग्लोबल एरिया था, जब आपका सर्वर प्रोसेस जो है वो स्टार्ट किया, जब रन होता है तब आपका जो है एलोकेट जो मेमोरी की थी उस एलोकेट की मेमोरी को प्रोग्राम ग्लोबल एरिया के नाम से जान। तो सिस्टम ग्लोबल एरिया को मज़ीद डिटेल के साथ हम जो डिस्कस कर लेते हैं। तो सिस्टम ग्लोबल एरिया बेसिकली इसको यानी कि शेयर्ड ग्लोबल एरिया के नाम से भी जाना जाता है। तो सिस्टम ग्लोबल एरिया जो है आपको मैं दिखाया था, इसमें ये चीज़ें शेयर्ड पूल होता है, डाटाबेस, बफर कैश। शेयर्ड पूल में दो मज़ीद लाइब्रेरी कैश आ जाता है और इस डाटा डिक्शनरी कैश आ जाता है। तो डाटाबेस बफर कैश होता है, रीड लॉग बफ कैश होता है, और इसके अलावा लार्ज पूल और जावा पूल्स वगैरह। तो ये वही डायग्राम जो आपको स्टार्टिंग में मैंने जो दिखाई थी ये आप लोग देख सकते हैं। शेयर्ड ग्लोबल एरिया एस जी ए में क्या हमारे पास जो शेयर्ड पूल में लाइब्रेरी कैश थी और डाटा डिक्शनरी कैश थी, और उसके बाद हमारे पास डाटाबेस बफर कैश है और रीडू लॉग पर, और एडिशनल हमारे पास जावा पूल और लार्ज पूल वगैरह भी इसमें इंक्लूड होते हैं। तो अब जहाँ भी कैश का वर्ड आया, कैश का मतलब है फास्टेस्ट, यानी कि फ़ौरन वर्क करने वाली। जब भी परफॉर्मेंस आपने अच्छी बनानी है तो उसमें कैश का वर्ड है। जैसे कि सिंपल मैं आपको एग्जांपल, एक ब्राउज़र है, आप ब्राउज़र को फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो उसमें जब ओपन करते हैं तो वो थोड़ा लोड लेता है, क्योंकि वो इंटरनेट से जाकर सारा डाटा जो है वो लेकर आता है। लेकिन सेकंड टाइम में वो क्या होता है कि वो आपको जो आपने सर्चिंग वगैरह की थी वो अपने ब्राउज़र में स्टोर कर लेता है, यानी कि अपनी कैश मेमोरी वो बना लेता है। और बाद में जब भी हमें ज़रूरत होती है तो फ़ौरन वो यानी कि नेटवर्क से उठाने के बजाय वहीं ब्राउज़र से हमें वो ओपन करके देता है, जब तक क्योंकि उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं। अगर कोई चेंजिंग है तो फिर वो दोबारा फिर नेट से उठाता है। इसी तरह जब हम कंप्यूटर में विंडो वगैरह करते हैं या उसकी कैश मेमोरी वगैरह को रिलीज़ करते हैं या मोबाइल की मेमोरी को रिलीज़ करते हैं, तो फर्स्ट टाइम कोई भी फ़ाइल ओपन करें तो वो थोड़ा टाइम लेती है, लेकिन उसके बाद वो क्या करती है, वो फ़ाइल थोड़ी फास्ट हो जाती है और फिर हमें फ़ौरन जब उस एक चीज़ को बार बार रिपीट करके हम ओपन करें तो वो फ़ौरन जो है वो ओपन हो जाती है। तो इसी तरह यहाँ भी हमारे पास जो है डाटाबेस में भी होता है। तो अब बेसिकली ये हमारे पास एक स्टोरेज होती है, जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क के आपको रैम भी आपके कंप्यूटर में होती है। तो ये इसी तरह डाटाबेस में भी सारा हिसाब होता है कि यानी कि फर्स्ट टाइम आप किसी चीज़ को ओपन करते हैं तो वो हार्ड में से ओपन होकर आपके रैम में आती है, उसके बाद आपको डिस्प्ले होती है। अगर नहीं तो जब वो आप बार बार एक चीज़ को ओपन कर रहे हैं तो वो क्या होती है, वो आपके रैम अगर एक बार ओपन हो चुकी है उसके बाद वो बार बार रैम से ही ओपन होती रहती है। तो इसी तरह इसका भी वर्क होता है। तो इसलिए आप कैश का आपको मज़ीद हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सारी चीज़ें ये आपको वही चीज़ें अब यहाँ जो है वो दिखाई दे रही हैं जो आपको चीज़ें बता चुका हूँ। सिस्टम ग्लोबल एरिया में अब ये सारी चीज़ें वही हैं। इस अदर स्ट्रक्चर में भी आप लॉग, लैच, मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिकल डाटा वगैरह इसमें इंक्लूड हो सकता है। तो आप इसमें जो सिस्टम ग्लोबल एरिया में आप अगर इसकी इन्फॉर्मेशन सारी चेक करना चाहते हैं तो आप उसके लिए क्या शो SJ कमांड का यूज़ करके आप ये सारी इन्फॉर्मेशन चेक करें, कितनी मेमोरी टोटल सिस्टम ग्लोबल एरिया की कितनी मेमोरी है, फिक्स्ड साइज़ कितना, वेरिएबल उसका साइज जो फिक्स मतलब जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, वेरिएबल मतलब जिसको आप चेंज करें, उसके बफर यानी कि डाटाबेस बफर का कितना साइज़, और रीडू लॉग फाइल यानी कि फाइल्स का कितना, यानी कि इस फाइल्स का कितना साइज़ है। ये सारा कुछ जो है सिस्टम ग्लोबल एरिया में आप एलोकेट करते हैं, और रीडू लॉग फाइल्स का कितना साइज़ है, सब कुछ आप यहाँ से जो है वो देख पाते हैं। और उसके बाद मज़ीद यानी कि डायनामिक SGA साइजिंग द SGA वगैरह क्या होता है, अगर इस डिटेल के साथ जानना चाहते हो तो मैं इनके ऊपर लैदा से भी ट्यूटोरियल बनाता हूँ, जस्ट आप कमेंट्स कर सकते हैं यानी कि इसको रीड आउट करके, तो इस पे ऊपर लैदा से बनाएंगे। तो उसके बाद सिस्टम ग्लोबल एरिया के बारे में आप देख यानी कि इसमें इसका वही चीज़ें यानी कि सिस्टम ऑफ यानी कि यूनिट ऑफ एलोकेशन वगैरह की ये सारी चीज़ें वहाँ यहाँ तक यानी कि मेमोरी एलोकेशन ये बता चुका हूँ। उसके बाद सिस्टम ग्लोबल एरिया का आपको पता चाहिए सारी चीज़ें वन बाय वन को डिस्कस कर, बाकी ये डिटेल जो है एक लैदा ट्यूटोरियल के क्योंकि यहाँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इन चीज़ों को डिफाइन नहीं कर रहा। उसके बाद हम डिस्कस वन बाय वन करते हैं, शेयर पूल को कर लेते हैं डिस्कस। तो शेयर पूल बेसिकली दो चीज़ों से आपको बताया मिलकर बनता है, एक लाइब्रेरी कैश और एक हमारे पास डाटा डिक्शनरी कैश से मिलकर बनता है। तो अब यानी कि शेयर पूल चूँकि जब इसको डिफ़ाइन किया जाएगा तो ऑलरेडी ये शेयर पूल जो है वो डिफ़ाइन हो जाएगा, लेकिन फिर मैं आपको तो बता देता हूँ कि शेयर पूल का क्या मकसद होता है। शेयर पूल बेसिकली जब कोई भी सर्वर जो है वो प्रोसेस एक रन करता है, जब एक प्रोसेस यानी कि एक सर्वर जो यहाँ कोई सर्वर है वो एक प्रोसेस रन करता है, तो जब रन होता है तो वो किसके जा उसको वो यानी कि इंस्टेंस में आता है और वो शेयर पूल से पूछता है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन है। अगर वो शेयर पूल के पास इन्फॉर्मेशन होती है तो वो आपको इन्फॉर्मेशन उसको जो है वो यानी कि शेयर पूल की अब शेयर पूल के पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डाटा यानी कि वो लॉग्स कैसे के आगे उसकी इन्फॉर्मेशन होती है वो डिस्प्ले करवाता है। तो ये भी मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा तो ओवरव्यू में ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली इसमें शेयर पूल में क्या होता है कि जो रिसेंटली एग्जीक्यूट SQL स्टेटमेंट वो होती हैं और इसका डाटा डेफिनेशन जो वगैरह की फाइल्स होती हैं। अब लाइब्रेरी कैश क्या होती है, डाटा डिक्शनरी कैश वगैरह क्या होती है, इसका मेन काम जो है शेयर पूल का जो है वो ये है कि ये फिक्स्ड और वेरिएबल
वेरिएबल जो है स्ट्रक्चर वगैरह जो है यानी कि मेमोरी एलोकेट करता है। अब मेमोरी जो एलोकेट करता है यानी कि शेयर्ड पूल साइज, इसका हर एक का पैरामीटर होता है, पैरामीटर होता है वेरिएबल होता है जिसके थ्रू साइज जो एलोकेट, हर एक का जो है आप साइज़ एलोकेट किया है। आप बेसिकली शेयर्ड पूल का जो है साइज़ एलोकेट करता है कितना किसको जो है वो साइज़ देना है, यानी कि लाइब्रेरी कैश को कितना साइज़ देना है, डाटा डिक्शनरी को कितना साइज़ देना है। बेसिकली उसके लिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ वेरिएबल फिक्स में, यानी कि वेरिएबल का मतलब आप साइज़ को चेंज वगैरह कर सकते हैं, ऑटो में रन टाइम पर ये चेंज होता है, आपके फिक्स रन टाइम पर चेंज नहीं होता। तो ये दोनों चीज़ें आप जितना भी आपने जो शेयर पूल ने डिफाइन कर दिया साइज़ ये उसके पास होता है। तो इसके लिए अगर साइज़ दोबारा आप चेंज करना चाहें तो उसके लिए आप अल्टर सिस्टम सेट शेयर पूल साइज़ आप इसके थ्रू दोबारा भी, यानी कि 64 की बजाय आप 50 MB करना चाहे तो वो कर सकते हैं, 100 MB करना चाहे तो यहाँ साइज़ जिसका चेंज भी कर सकते हैं शेयर पूल के थ्रू। तो इसकी ये यानी कि साइज यानी कि शेयर पूल साइज़ कितना ये अगर यहाँ से डिफाइन करें इसके थ्रू कर सकते हैं। अगर चेंज करना चाहें पहले डिफाइन कर चुके तो इसके थ्रू आप जो है चेंज कर सकते हैं। अब वन बाय हम शेयर लाइब्रेरी और डाटा डिक्शनरी कैश क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो लाइब्रेरी कैश कहता है, लाइब्रेरी कैश जैसे कि आप लाइब्रेरी वगैरह जो है लाइब्रेरी फाइल्स जो जैसे कि आपने अगर ओप वगैरह जो है वो पड़ी हुई है या फिर इसका कोई भी C++ यानी पड़ी हुई है तो डेव वगैरह में तो कुछ लाइब्रेरी आप यूज़ मतलब कि प्री डिफाइन चीज़ें जो है वो यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये लाइब्रेरी का यहाँ भी यही मतलब जैसे कि आपने लिख दी स्टेटमेंट सेलेक्ट ऑल फ्राम स्टूडेंट। अब सेलेक्ट आप इस लाइब्रेरी को पता अब ये पूरी की स्टेटमेंट एक यूज़र ने वो लिख कर भेजी। अब क्या हुआ ये अब इंस्टेंस यानी कि जावा पुल का उसने चेक किया कि लाइब्रेरी से चेक किया कि ये स्टेटमेंट आया, मतलब उसने जब चेक किया कि सेलेक्ट उसने देखा तो उसने कहा हाँ ठीक है गुड है। उसके बाद जो स्टैरिक है मतलब ऑल उसने देखा जी ठीक है हाँ ठीक है ओके है। सेलेक्ट उसके फ्राम कीवर्ड को चेक ठीक है जी क्योंकि ये कीवर्ड्स ऑलरेडी डिफाइन किए थे लाइब्रेरी में, ये सारे स्टेटमेंट ऑलरेडी जो है वो डिफाइन थे लाइब्रेरी में, उसने चेक किया ठीक है। अब यहाँ स्टूडेंट एक यूज़र डिफाइन आया था। ये अब लाइब्रेरी में तो प्री डिफाइन चीज़ें होती हैं, अब यूज़र डिफाइन चीज़ें तो नहीं होती। तो जब उसने या लाइब्रेरी में चेक किया तो उसको नहीं पता चला, जब उसको पता ही नहीं चला ये क्या चीज़ है तो ये इसके नीचे कुछ लिखी हुई यानी कि शेयर्ड SQL ये सारी चीज़ें मैं लादा ट्यूटोरियल में ये चीज़ें फिर इनको भी डिफाइन करूँगा ये क्योंकि अब ट्यूटोरियल लगते हैं इन चीज़ों को कंप्लीट करने को। तो जब उसको सेलेक्ट का पता चल गया, स्टैरिक का पता चल गया, फ्राम का भी लाइब्रेरी में पता क्योंकि प्री डिफाइन का पता। अब जो यूज़र डिफाइन चीज़ होती हैं वो बेसिकली किस में डाटा डिक्शनरी कैश में होती हैं। अब उसको नहीं था पता वो फ़ौरन गया यानी कि डाटा डिक्शनरी ने यहाँ फ़ौरन रब्ता किया लाइब्रेरी कैश ने फ़ौरन रब्ता किया किसके डाटा डिक्शनरी कैश के से। मुझे बताइए कि ये स्टूडेंट क्या है, ये कहाँ से चीज़ आई, क्या आपको पता है? आप उससे ये रब्ता करेंगे तो ये बताएगा। अब ये सारा इसके बाद डाटा फाइल जो होती हैं यानी कि डाटा फाइल्स बफर वगैरह जो रिकॉर्ड होता है इसके पास पड़ा होता है। अब ये चेक करे कि क्या ये चीज़ है या नहीं। अब ये चेक अगर तू उसको मिल जाएगी तो वो फ़ौरन उसको बता देगा, अदरवाइज़ कहेगी ये मेरे पास नहीं है। अब इसके पास रिकॉर्ड कौन कौन सा होता है, इसके पास यूज़र अकाउंट डाटा होता है यानी कि जो हमारे पास डाटा डिक्शनरी कैश के पास क्या होता है यूज़र अकाउंट डाटा होता है। इसके अलावा डाटा फाइल्स नेम होते हैं, सेगमेंट नेम्स होते हैं, एक्सटेंड लोकेशंस होती हैं, ये भी एक्सटेंड कहते हैं आगे बताता हूँ। उसके बाद टेबल की डिस्क्रिप्शन गई, टेबल कौन कौन सा इसके एंड यूज़र प्रिविलेजेस वगैरह के इसके पास सारा रिकॉर्ड यानी कि इसके ऊपर रोज़ का रिकॉर्ड है। जैसे एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है स्टूडेंट, उसके बाद अली अहमद ये इस तरह के रो बनती है जो बनाई जाती हैं यानी कि इस तरह जो जैसे ये लाइंस लगी हुई ये हमारे रो वाइज इसमें जो डाटा होता है डाटा डिक्शनरी में। अब इसके पास इस तरह का ये सारी चीज़ें आपको याद रखेंगे, ये आपसे पूछी जाती है इसमें यानी कि डाटा डिक्शनरी में कौन कौन सा जो है वो डाटाबेस का रिकॉर्ड होता है। तो इसके पास ये सारी की जो इन्फॉर्मेशन इसके पास ये आप चेक करेगी, अगर उसको मिलेगी तो ये उसको फ़ौरन जो है बता देगी। तो बेसिकली इसका जो है मकसद ये होता है। अब इसके मज़ीद आगे डिस्कस करते हैं कि यानी कि डाटा डिक्शनरी, उसके बाद डाटाबेस बफर कैशे क्या होता है। अब डाटाबेस बफर कैशे, डाटाबेस और बफर और कैशे, यहाँ बफर का मतलब है ब्लॉक्स, बेसिकली ब्लॉक्स को डिफाइन करता है। जो ये हमारे पास मुख्तलिफ ब्लॉक्स होते हैं उनको, तो अब ब्लॉक जब हमारे पास 8 KB का बेसिकली जो है वो यूज़ होता है। ब्लॉक्स मतलब छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। तो इसको मैं भी जैसे कि ये हमारे पास एक ये आपको एक डायग्राम दिखाई जा रही, इसके थ्रू अभी देख लेते हैं। यानी कि ये आप देखें ये हमारे पास एक उसके अंदर छोटे छोटे ये पार्ट्स होते हैं। अब ये छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं ये 8 KB के कुछ इसमें जो है वो पार्ट्स आप इसको यानी कि छोटे छोटे ये बफर सारे होते हैं यानी कि ब्लॉक्स को बफर आप हर एक का यानी 8 KB जो है वो साइज़ होता है।
तो ये 8 KB के हिसाब से इसको जो है वो डिफाइन कर, इसके सारों को आप डिफाइन कर सकते हैं 8 KB का। अब इसमें कुछ के पास डाटा होता है और कुछ में हमारे पास जो है फ्री, जैसे कि इसमें वो कुछ डर्टी डाटा इसको कहते हैं, यानी कि यहाँ कुछ डाटा जो है वो पड़ा हुआ, तो इस चीज़ को कहते हैं ब्लॉक बफर्स, तो बफर्स को ब्लॉक ही कहते हैं। तो आप ये क्या काम करता है जी, स्टोर्स कहता है कॉपी ऑफ डाटा ब्लॉक्स दैट हैव बीन रिट्रीव्ड फ्रॉम द डाटा फाइल्स, यानी कि जो डाटा बेस में आपके 3 फाइल्स हमने पढ़ी हैं वो उनमें से ये डाटा उठाता है और कहाँ जगह यहाँ जो हमारे पास स्टोर, यानी कि उनकी कॉपी अपने पास जो डाटा ब्लॉक्स में स्टोर कर रहता है। फिर मैं इसको मेन चीज़ जो आपको याद रखनी है वो यही है कि ये डाटा फाइल्स में से डाटा, यानी कि डाटा फाइल में से डाटा को उठाता है और डाटा ब्लॉक्स की, यानी कि ये अपने पास कॉपी रख ले, इसकी डाटा ब्लॉक्स की कॉपी अपने पास जो है ये रख लेता है और जब भी ज़रूरत पड़ती है यहाँ से हम इसको रिट्रीव कर लेते हैं। बाकी डाटाबेस का जो ब्लॉक साइज़ जो पैरामीटर यूज़ किया है डिफ़ाइन करने के लिए वो DB_block_size के थ्रू इसको जो है वो डिफ़ाइन किया जाता है। तो जिसकी वजह से हमें बार बार डाटाबेस के पास, यानी कि डाटा फाइल्स के पास जाना नहीं पड़ता और यहाँ से डाटाबेस बफर कैश होता है, इसी में से हमें डाटा जो मिल जाता है, यानी कि हमारी जो परफॉर्मेंस इसकी वजह से बढ़ जाती है, हमें यहीं से डाटा जो है उठा कर दे जाता है। उसके बाद डाटाबेस बफर कैश में मजीद अगर यानी कि जो साइज़ जो आपने इस वेरिएबल के थ्रू, ये जो आपने वेरिएबल ये आपको बताया, अगर ये साइज़ डिफाइन कर दिया दोबारा उसको चेंज करना चाहते हैं तो इसके थ्रू आप जो यानी कि पहले आपने 90 साइज़ दिया तो उसके बाद इंक्रीज़ करना चाहते हैं 96 MB करना चाहते तो आप इसके जो है वो थ्रू इंक्रीज़, लेकिन याद रहे कि इसमें जो साइज़ होता है वो डिलीट नहीं है, जो एक फ़ाइल बनी हुई है उसी फाइल में यानी कि 90 के आगे 92 का, अगर आपने 92 की फाइल से आपके उसके में 4 और आगे जो है MB इंक्रीज़ करता है, पहले वाले को डिलीट नहीं करेगा, अगर डिलीट करेगा डाटा सारा डिलीट हो जाता है, जिसकी वजह से ये फाइल को डिलीट नहीं करता बल्कि उसी में थोड़ा इंक्रीज़ कर देता है। इसके अलावा ये हमारे पास साइज़ है, यानी कि DP की कैश साइज़ है, DB रिसाइकल कैश साइज़, ये सारी इसके डेफिनेशन नीचे लिखे मैं थोड़ा बता दें, यानी कि की मतलब कि जो बार बार चीज़ें यूज़ हो रही हैं उनको हमने अपने कैश में रखना, जो नहीं यूज़ हो रही बार बार उनको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। उसके लिए ये काम करने के लिए आप जो इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, नीचे लिखी हुई हैं, इसको भी मैं डिटेल के साथ आपको बता रहा हूँ कि नेक्स्ट और एक मज़ीद इन पे ऊपर लगा जो चीज़ें मज़ीद डिफाइन की जा सकती हैं उनको लगा ट्यूटोरियल में बताऊँगा। तो उसके बाद ये बफर कैश ये डाटाबेस ये पैरामीटर वैल्यू क्या होती है ये देखेंगे। उसके बाद रीडू लॉग बफर के बारे में डिस्कस करें तो डू लॉग बफर्स बेसिकली क्या करता है कि ये आपके पास सारा का सारा रिकॉर्ड्स का रीडू, मतलब कि जैसे कि मैं जहाँ कंट्रोल जी करता हूँ तो चेंजिंग, इसी तरह ये हमारे पास रोल बैक वगैरह की क्यूरी जो है वो यूज़ की थी, जिसकी वजह से अगर कोई चेंजिंग वगैरह होती है, आपने साइज़ करना था यानी कि एक चीज़ का 90 रखना था, आपने गलती से 92 रख दिया तो आप दोबारा वो फ़ौरन जाकर सेव हो जाता है रीडू लॉग। अगर आप दोबारा रिकवरी वगैरह करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, यानी कि वो दोबारा ओल्ड चीज़ न्यू चीज़ जो भी चेंज, यानी कि कोई आपने टेबल गलती से कोई क्रिएट कर दिया या कोई डाटा गलती से इंसर्ट कर दिया और दोबारा उसमें चेंजिंग लाना चाह रहे हैं तो कैसे ला सकते हैं, वो बेसिकली कहाँ से रीडो लॉग बफर में सारा कुछ आपका रिकॉर्ड हो, ये रिकवरी आपको बेसिकली देता है। तो काम वही है, इसके ऑनलाइन रीड लॉग फाइल्स के बारे में हम डिस्कस करें, वो हमारे पास स्टोरेज में थी और ये हमारे पास किस में है, मेमोरी में, मतलब कि ये हमारे पास रैम में और वो हमारे पास जो हार्ड थी। तो ये बस इतना, ये फास्ट है और वो थोड़ी स्लो थी, बस इसका यही फ़र्क है, बाकी सारा काम इसका वही है जो पहले रेडी देख चुके हैं। उसके बाद लार्ज पूल हमारे पास आता है, लार्ज पूल में बेसिकली 4 चीज़ें, सेशन मेमोरी जो क्रिएट, अब सेशन का था रेडी बता चुका हूँ, फिर मैं बता रहा हूँ कि एक यूज़र लॉगिन करता है और लॉगिन से लेकर जो लॉग आउट तक, आप ये दोनों जब तक यूज़र लॉगिन रहता है और लॉगिन तक जो दरमियान में जितना भी काम कर रहा है वो असल में उसका एक सेशन क्रिएट होता है। इसी तरह जितनी भी यूज़र लॉगिन होते हैं तो और जब तक लॉग आउट नहीं करते तब तक सेशन क्रिएट होता है। अब ये सारा का सारा डाटा जो अगर आप चेक करना चाहते हैं, ये देखें ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, इसीलिए जब बड़े प्रोसेस बड़ी मेमोरी चाहिए तो वो लार्ज पूल वहाँ से एलोकेट किया है। अब आपने इनपुट आउटपुट वगैरह जो है वो वर्क करना है, इसका बैकअप या रिस्टोर वगैरह ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो उसके लिए लार्ज पूल जो है वो यूज़ किया। इसके अलावा पैरेलल एग्जीक्यूशन वगैरह आपने करनी है तो उसके लिए यूज़ करते हैं। अब पैरेलल एग्जीक्यूशन वगैरह क्या होती है, जैसे कि आपको यानी कि ए इक्वल टू आपने 10 कर दिया, बी इक्वल टू 2 प्लस का, सॉरी आपको मैं एक बड़ी एग्जांपल बल्कि देता हूँ क्या इस लेवल पे। तो उसके लिए जैसे कि आपने एक 100 नंबर की जो है वो रे को सॉर्ट करना है। 100 नंबर की रे को सॉर्ट करने के लिए वो अगर एक बच्चे को दे दें, पहले रियल लाइफ एग्जाम्पल, अगर वो एक बच्चे को दे दें तो वो उस पर 2 मिनट लगाएगा, 3 मिनट उसको यानी कि रोल नंबर वाइज उसको सॉर्ट करना है तो वो उसको करेगा। अब वही अगर यानी कि 100 पेपर है और वो 2 बच्चों को दे दिया तो वो 50-50 करके उसको एक मिनट यानी कि 1 मिनट में सारा कवर कर लेंगे और वो उसको सॉर्ट कर देंगे तो हमें बता देंगे ये लीजिए कि हो गया। इसी तरह कंप्यूटर वगैरह में भी पैरेलल वर्क एग्जीक्यूशन वगैरह होती है, मतलब कि अब जो हमारे पास ओरेकल है बेसिकली ये पैरेलल वर्किंग ही करता है। कैसे करता है कि
अगर नहीं करना चाहिए वो अभी बता, पहले अभी समझ लें पैरा एग्जीक्यूशन क्या होती है। तो पैरेलल एग्जीक्यूशन मतलब कि एट अ टाइम में ज़्यादा प्रोसेस जो है वो वर्क करे, जैसे कि ड्यूल कोर होता है, एक टाइम में 2 प्रोसेस। अब 100 की, जैसे कि आपने जो है पहले पुराने सिस्टम में क्या था, अब 100 यानी कि कोई भी 100 की रे को शॉर्ट करना है तो उसके लिए वो उसको काफ़ी टाइम लगता था, लेकिन वो शॉर्ट हो जाती, लेकिन वो उस पर 2 मिनट लग जाते, 3 मिनट। अब जो चूँकि ड्यूल कोर आ गया तो ड्यूल कोर में क्या, अब 2 प्रोसेस एट अ टाइम देखेंगे वर्क कर रहे थे। जब यानी कि 50 की, वो 50 की एक और यानी प्रोसेसिंग हो जाएगी और 50 की एक पे प्रोसेसिंग हो जाएगी। अब ये जल्दी काम हो रहा है तो इसको तो पैरेलल मतलब एक एट टाइम में ज़्यादा वर्क जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं, इसको कहते हैं पैरेलल एग्जीक्यूशन। अब ओरेकल हमें ये सहूलत देता है कि अगर आप पैरेलल एग्जीक्यूशन करना चाहते हो तो उसके लिए पैरेलल ऑटोमेटिक ट्यूनिंग सेट टू ट्रू कर दें। अगर ये करना चाहिए करेंगे तो आपकी जो एग्जीक्यूशन होगी जो फास्ट हो जाएगी और ये वर्क करेगी। अगर इसका फास्ट रख देंगे तो ये वर्क नहीं करेगी, मतलब कि टाइम ज़्यादा लगेगा, एग्जीक्यूशन हो जाएगी लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर पैरेलल करेंगे तो टाइम कम लगेगा। तो इसके अलावा ये LRU को लिस्ट वगैरह को यानी कि यूज़ नहीं करता, मतलब कि जो पहले आएगा वो पहले ये इस तरह का ये कंडीशन परफॉर्म नहीं, फर्स्ट इन फर्स्ट वगैरह, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वगैरह वो कंडीशन परफॉर्म नहीं करता। और उसके बाद जो इसका साइज़ जो है वो डिफ़ाइन कर सकते, लार्ज पूल साइज़ जिसके नाम से पता चले, इसका जो है डिफ़ाइन किया जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी, हर एक के लिए ये चीज़ है, ये आपको याद रखनी होंगी, अक्सर क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। तो अब लार्ज पूल के बारे में आपको पता चल, इसके बैकअप रिस्टोर मतलब कि डाटा अगर कोई फेलियर आ जाए, कोई भी रीज़न है तो उसके थ्रू आप इसको रिकवर कर सकते हैं। इसके अलावा साइजिंग वगैरह आपको बता चुका हूँ। तो अब जावा पूल का था, जावा चूँकि मैं आपको बता चुका, ये ओरेकल जो है ये जावा में जो इसको लिखा गया था, इसकी कोडिंग वगैरह सब कुछ जो भी है जावा में। जावा पहले भी बहुत ओल्ड और अब भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो अब जावा को ये हमारे पास बेसिकली ऑप्शनल होता है और इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है वो 24 MB होता है। अब अगर ज़रूरत पड़े इसके जो जावा की जितनी यानी कि जो भी जावा पूल मतलब कि जावा के रिलेटेड जितनी भी फाइल्स वगैरह सब कुछ जो होता है ये जावा पूल में जो है वो जाकर स्टोर होती है, सारी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब कुछ इसमें पड़ी होती है। अगर हमें ज़रूरत हो तो इसको हम यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ इसका यूज़ नहीं करते। लेकिन यानी कि जो हमारे पास PL SQL जो यूज़र होते हैं वो बेसिकली इसका जो है वो यूज़ करते हैं और जो दूसरे काम में यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शनल चीज़ होती है। तो जब भी जावा की कोडिंग वगैरह हमने अपने पास रखनी है, सारे इंस्टॉलेशन वगैरह उसकी करनी है तो तब इसका यूज़ किया, अदरवाइज़ इसका यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब हमारे पास आता है प्रोग्राम ग्लोबल एरिया रेडी है, आपको ये बता चुका हूँ, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि प्रोग्राम ग्लोबल एरिया बेसिकली अब ये जो डायग्राम नज़र है, ये स्टार्टिंग वाली डायग्राम जो आपने देखी थी ये बेसिकली वही डायग्राम है। आप देखिए ये पहले वाली डायग्राम को मुख्तलिफ पार्ट्स में डिफाइन कर रहे हैं, उसके बाद मज़ीद इसी डायग्राम के ऊपर आएंगे और हर एक चीज़ को पहले आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद एक एक चीज़ के बारे में आपको जो ओवरव्यू दूंगा तो आप बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए यूज़र प्रोसेस, सर्वर प्रोसेस और PGA, मतलब कि ये जो PGA होता है ये बैकग्राउंड प्रोसेस के लिए यूज़ होता है, कि ये जितने भी प्रोसेस इनके लिए या सर्वर प्रोसेस के लिए ये रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करता है। तो ये चीज़ के ऊपर आप हम चलते हैं, अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अब ये हमारे पास क्या था, यहाँ हमारे पास आ जाए तो ये प्रोग्राम ग्लोबल एरिया बेसिकली तब यानी कि ये मेमोरी एलोकेट करता है जब कोई भी सेशन क्रिएट होता है। आपको ये तो एक चीज़ बताता चलूँ कि ये हमारे पास जो यानी कि जो यूज़र होता है वो डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्ट नहीं होता। तो उसके लिए मज़ीद वो उसके लिए क्या होता है, वो यूज़र प्रोसेस यानी कि सर्वर प्रोसेस का यूज़ करता है। सर्वर प्रोसेस जो इंस्टेंस के साथ रब्ता करता है, इंस्टेंस जो वो डाटाबेस के साथ कनेक्ट होता है, तो इस तरह प्रोसेस चाह रहा होता है। तो बेसिकली जब ये कोई भी यूज़र जब जो कनेक्ट होना चाहता है डाटाबेस को, डाटा हासिल करना या रिट्रीव करना चाहता है या स्टोर करना चाहता है, तो उसके लिए ये जो हमारे पास प्रोग्राम ग्लोबल एरिया जो मेमोरी एलोकेट करता है। तो एट अ टाइम जो यूज बाय वन यानी कि एक ही प्रोसेस एट अ टाइम जो इसमें यूज़ होता है। और जब कोई भी जो प्रोसेस जो है वो क्रिएट किया जाता है तब मेमोरी एलोकेट किया जाए। उसके बाद जब प्रोसेस को डिटर्मिन यानी कि टर्मिनेटेड किया यानी कि क्लोज किया जाता है तब ये मेमोरी डी एलोकेट हो जाती है। ये जब तक ये सिंपल यही का जो प्रोग्राम ग्लोबल एरिया के जो मेमोरी जो एलोकेशन है वो क्या होती है, जब प्रोसेस क्रिएट हो जाता है तब एलोकेट होती है, जब वो जो प्रोसेस है वो क्लोज हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, तब जो मेमोरी है डी एलोकेट की और ये रिजर्व्ड होती है, हर एक यूज़र के लिए रखी होती है। और सिंपल इसका यही कंसेप्ट। अब इसमें हम जो यूज़र प्रोसेस, सर्वर प्रोसेस वगैरह क्या होता है, बैकग्राउंड प्रोसेस क्या होता है, ये बाकी ये नीचे सारी डिटेल जो लिखी हुई है आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, यहाँ से मैं स्क्रॉल डाउन करके आपको चेक करें। बाकी ये सारी बहुत लेंथ ट्यूटोरियल हो रहा है इसके, ये इनके ऊपर लहदा से अगर आप क्योंकि ये इतनी ज़रूरी नहीं है इन्फॉर्मेशन, अगर मज़ीद फिर भी इसके बारे में आप जानना चाहें तो आप कमेंट्स कर, मैं इस पर भी लहदा ट्यूटोरियल जो है बनाऊँगा। इसके अलावा ये जो डेडिकेटेड मतलब जो एक ही, उसके अलावा शेयर डेडिकेटेड मतलब एक ही सिस्टम होता है, उसके बाद
शेड मत सर्वर मतलब कि जो दूसरों के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये इनके ऊपर भी अलग ट्यूटोरियल मिलेगा आपको। तो प्रोसेस स्ट्रक्चर, जब प्रोसेस स्ट्रक्चर में बात करें तो उसमें यूज़र प्रोसेस आता है, बैकग्राउंड प्रोसेस और सर्वर प्रोसेस। अब वन बाय वन इनको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं, यानी कि यूज़र प्रोसेस क्या था। यूज़र प्रोसेस, जब कोई भी यूज़र जो है अपने डेटाबेस को रन करता है, जैसे कि वो ब्राउज़र वगैरह या फिर कोई एसक्यूएल स्टैटिक प्लस वगैरह कोई भी इस तरह का कोई टूल वगैरह का यूज़ करता है, तो ये यूज़र प्रोसेस तो यूज़र के सिस्टम पर जो है वो क्रिएट किया जाता है। और जब क्रिएट किया, जब रिक्वेस्ट करता है कनेक्शन की किसको, ओरेकल सर्वर को, ये डायग्राम आगे आएंगे वो आपको समझ लग जाएगी, तो ये पहले भी ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद सर्वर प्रोसेस क्या, सर्वर प्रोसेस तब यूज़र में आता है जब, यानी कि ये हमारे जो सर्वर प्रोसेस होता है, जो सर्वर डेटाबेस सर्वर होता है उसके ऊपर ये रन, ये यूज़र के यानी कि यूज़र के सिस्टम के ऊपर ही ये प्रोसेस जो है रन होता है, जबकि ये जो सर्वर प्रोसेस होता है डेटाबेस के सर्वर के ऊपर जो है रन होता है। और ये किससे कनेक्ट होने की कोशिश करता है, जब यानी कि जो ओरेकल का इंस्टेंस होता है, ये कनेक्ट्स टू द ओरेकल इंस्टेंस एंड इज स्टार्टेड व्हेन अ यूज़र स्टैब्लिश सेशन, मतलब कि जब यूज़र कोई भी सेशन स्टैब्लिश करता है तब ये हमारे पास जो है स्टार्ट होता है। और ये किससे रब्ता करने की कोशिश करता है, ये ओरेकल इंस्टेंस से रब्ता करने की कोशिश करता है, उसके साथ जाकर मिलता है। जबकि यूज़र प्रोसेस किससे जाकर मिलता है, सर्वर प्रोसेस के साथ। अब सर्वर प्रोसेस के बाद हमारे पास बैकग्राउंड प्रोसेस, अब ये बैकग्राउंड प्रोसेस तब हमारे पास रन होता है जब ओरेकल इंस्टेंस जो है वो स्टार्ट होता है। तो बेसिकली ये वन बाय वन जो है वो मूव ऑन करते हैं। तो अब वन बाय वन इसी तरह देखते हैं, जैसे कि यूज़र प्रोसेस है। अब यूज़र ने कोई भी यहाँ एक प्रोसेस जो है वो क्रिएट किया है, तो क्रिएट करने को यानी कि यूज़र कनेक्शन स्टैब्लिश करना चाह रहा है किसके साथ, सर्वर प्रोसेस के दरमियान। तो अब ये जब ये काम हो रहा है तो तब ये हमारे पास इस सिस्टम के ऊपर जो यूज़र प्रोसेस है वो क्रिएट हुआ है। तो अ प्रोग्राम दैट रिक्वेस्ट इन इंटरेक्शन विद एन ओरेकल सर्वर मस्ट फर्स्ट एस्टैब्लिश अ कनेक्शन। तो सिंपल मैं आपको बताता चलूँ कि यूज़र प्रोसेस फिर वही चीज़ आ जाती है, बार बार ये सारी पढ़ भी सकते हैं। यानी कि जब कोई भी टूल उसने कोई भी ब्राउज़र वगैरह कुछ चीज़ ओपन किया तो ये यूज़र प्रोसेस क्रिएट हो गया यहाँ इस सिस्टम पे। जब इस और उसके बाद ये डायरेक्टरी हमारे पास ये कह रहा है कि ओरेकल सर्वर के साथ ये कनेक्ट नहीं होता, बल्कि किसके साथ ये पहले जो यूज़र प्रोसेस है वो कनेक्ट होता है जाकर यूएस सर्वर प्रोसेस के। और ये कनेक्शन जब कनेक्शन स्टैब्लिश करना था तब यूज़र प्रोसेस जो है वो बेसिकली क्रिएट होता है। उसके बाद सर्वर प्रोसेस तब जनरेट होता है जब यूज़र कोई भी प्रोसेस कर रहा होता है और वो इससे रब्ता करने की कनेक्शन स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है। तो ये सर्वर प्रोसेस जो है वो आपके इंस्टेंस से रब्ता करने की कोशिश करता है, जब यानी कि जो सेशन क्रिएट करने की कोशिश करता है। जब ये सारा परफॉर्म हो रहा तो ये हमारे पास जो रनिंग फार्म सर्वर प्रोसेस रनिंग फार्म में आ जाता है। जब ये फार्म रनिंग फार्म में तो उसके बाद हमारे पास बैकग्राउंड प्रोसेस जो है वो रनिंग फार्म में, जब ये यानी कि जब इंस्टेंस के साथ ये रब्ता करता है, जो इंस्टेंस होता है वो रनिंग फार्म में चला जाता है। जब ये रनिंग फार्म में आएगा तो उसके बाद बैकग्राउंड प्रोसेस भी रनिंग फार्म में चलेगा। अब जो इसमें मैंडेटरी मतलब लाजमी तौर पर यूज़ होते हैं, यानी कि मैंडेटरी लाजमी है, वो हमारे पास 5 प्रोसेस है। इनके बारे में वन बाय वन देख लेते हैं। उसके बाद ये ऑप्शनल है, लेकिन ये हमारे पास यूज़ होते हैं, इनको बाद में हम देखेंगे। ये बाकी थ्योरी नीचे ये लिखी हुई आपको मैं फिर स्लाइड वगैरह प्रोवाइड कर दी। बाकी जो चीज़ें भी मैं स्किप कर रहा हूँ वो अलहदा ट्यूटोरियल में डिटेल के साथ जो है ये सारी चीज़ें अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इनको मैं डिफाइन करूँगा, अदरवाइज आपको कोई ज़रूरत नहीं। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि इनको सबको अलहदा से डिफाइन कर दूँ। उसके बाद डाटा अब सब वन बाय वन इनको जो है वो डिस्कस है। DBWN ये सारी चीज़ें वही स्टार्टिंग वाले डायग्राम से आ रही हैं। तो DBWN के बारे में डिस्कस, डाटाबेस राइटर, ये डाटाबेस राइटर का शॉर्टकट DBWN। अब ये डाटाबेस राइटर क्या था इसको देखते हैं। डाटाबेस राइटर में यानी कि ये हमारे पास जो बफर होता है डाटाबेस का वो राइट करता है यहाँ पर। तो डाटाबेस बफर क्या करता है कि वो डाटाबेस जो राइटर होता है वो यहाँ से डाटा फाइल्स में जाकर राइट कर देता है। तो आपने जो हमारे पास सर्वर प्रोसेस है, सर्वर प्रोसेस यहाँ से जो बेसिकली वर्क किसके साथ करता है, यहाँ से डाटा उठाकर यहाँ जो है जाकर स्टोर करता था। जबकि जो हमारे पास डाटाबेस राइटर होता है वो डाटाबेस बफर से डाटा उठाकर यहाँ जो है जाकर राइट करता है, यहाँ कर डाटा फाइल्स में जाकर राइट करता है। तो अब राइट करता क्यों, उसका मकसद क्या, उसके जो डिफरेंट पॉइंट्स लिखे हैं ये राइट इसलिए जहाँ आप अगर आपको चेक पॉइंट अक्कर होता है तो उसके लिए। अब चेक पॉइंट्स क्या होता है, जैसे कि अगर आपने कोई सी में या C+ वगैरह में डेव में कहीं कोई वर्क किया है, आपने कोई प्रोग्राम वहाँ चेक पॉइंट लगा दिया। चेक पॉइंट मतलब कि 50 के वक्फे पे हमने चेक पॉइंट लगा दिया। मतलब कोई एरर आता है तो मैं बता कि इतनी लाइंस ऑफ कोड में ये एरर आ रही है, यहाँ पर एरर, हमें एरर फाइंड करने में जो जल्दी से हम एरर फाइंड कर हेल्प मिलती है। तो डाटाबेस में इस तरह हम चेक पॉइंट लगाए तो यहाँ हमें कोई एरर वगैरह तो कहीं एरर जो अकर हो रहा है, कोई चेक पॉइंट अकर हो रहा है तो वो हमें बता देता है। उसके बाद डर्टी बफर्स रीच थ्रेशोल्ड। अब जब हमारे यानी कि जो डर्टी बफर होते हैं जो फुल हो जाते हैं तब हमें जो है यानी कि थ्रेशोल्ड को पहुँच जाता है, तब भी ये जाकर डाटा फाइल्स में जो है राइट करता है। तो
अब डायरेक्टरी बफर्स का पहले भी बता चूँ, डायरेक्टरी बफर्स ब्लॉक को कहते हैं, यानी कि जो ब्लॉक्स का जो साइज़ होता है वो फुल हो जाता है। डायरेक्टरी मतलब कि जो ऐसा डाटा जो आपके काम का नहीं होता, डायरेक्टरी गंदा जो यानी कि आपके काम के नहीं, फजूल डाटा है, वो क्या जब वो अपनी थ्रेशोल्ड को, थ्रेशोल्ड का मतलब कि जैसे वैल्यू जो आपने कोई रखी, जैसे कि इसके एग्जांपल कोई भी एक यानी कि एक किसी किस्म का कोई भी सॉफ्टवेयर है या कोई भी चीज़ है, जैसे कि आपकी ईमेल, आप यानी कि जीमेल में आपको 2 MB 10 GB 20 GB कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रोवाइड करती है, जब उसमें आपके जब वो ख़त्म होने वाली होती है तो आपको कहता है कि आपकी जो साइज जो है वो थ्रेशोल्ड को पहुंचने वाला है। या सिंपल किसी भी यानी कि कोई भी यानी कि कोई क्लॉथ यानी कि कोई शॉप, कपड़ों वाली कोई दुकान है, शॉप है, वहाँ सॉफ्टवेयर जो है वो वर्क कर रहे हैं। जब एक सॉफ्टवेयर में यानी कि उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू 10 सेट कर, अब 100 यानी कि एक क्लॉथ कपड़े जो हैं, अब कपड़े के उसमें एंटर किए गए कि 100 जो है वो कपड़े का यानी कि इतने कपड़े हैं वो एंटर हो गए हैं। अब उसमें वैल्यू सेट की कि 10, जब 10 तक आए यानी कि उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट की 10। अब जब वो डिक्रीमेंट होता रहता है 100 यानी कि 100 क्लॉथ जो है वो ऐड किए गए थे। अब वो 1 बाय 1 नीचे आते गए, जब वो 10 पर पहुंचेंगे तो वो आपको कहेंगे कि वो आपकी वैल्यू थ्रेशोल्ड पर, मतलब कि वो थ्रेशोल्ड का मतलब है कि लास्ट पे है। तो ये बेसिकली थ्रेशोल्ड वैल्यू इंग्लिश का वर्ड है जो सेट किया जाता है। अब जब हमारी जो मेमोरी होती है वो थ्रेशोल्ड मतलब वो कंप्लीट होती है, तब हमें हमारा जो है यहाँ राइट होता है। उसके बाद हमारे पास यानी कि नो फ्री बफर्स, मतलब कि जब ब्लॉक यानी कि साइज़ ही फ्री नहीं होता तब भी वो डाटा यहाँ राइट होने की बजाय वो डाटा फाइल्स में राइट हो जाता है। टाइम आउट अकर, जब टाइम आउट अकर होता है तब भी यहाँ राइट होता है। अब टाइम आउट अकर का क्या मतलब कि जैसे अकर्स मतलब कि जब आप कोई ब्राउज़र वगैरह जो है कोई वेबसाइट के बारे में किसी में सर्च कर रहे होते तो आप वहाँ कोई इंटरनेट कनेक्शन वगैरह जो है वो स्लो होता है, तो तब आपको ये एरर आता है। इसी तरह डाटाबेस में कोई क्वेरी आप रन कर रहे हैं, कोई सर्चिंग कर रहे हैं, तो अगर वो उसको टाइम यानी कि वो मिल नहीं रही है टाइम, उस तब भी वो टाइम आउट का एरर आता है। तो वो यहाँ से सारा बेसिकली इन वजह से यहाँ जो है वो डाटा राइट होता है। तो ये तो RAC पिंगिंग रिक्वेस्ट इज मेड। अब ये हमारे पास रियल एप्लीकेशन क्लस्टरिंग इसको कहा जाता है। तो ये बेसिकली इसमें जो इम्पोर्टेंट्स पिंग्स का मतलब होता है कि कोई भी चेक करना, जैसे कि आप पिंग मतलब कि आपने IP एड्रेस वगैरह चेक करते हैं, जैसे कि वो वर्क कर रहा है या नहीं कर, तो इसी तरह जो रियल एप्लीकेशन क्लस्टरिंग वगैरह में ये होता है, इसमें आपकी इंपॉर्टेंट्स फाइल्स कोई आप ऐड करते हैं या उसमें से कोई इंपॉर्टेंट्स एप्लीकेशन को रिमूव करते हैं, जो भी काम कर रहे हैं वो तब ये वर्क करता है। उसके बाद टेबल स्पेस ऑफलाइन। अब टेबल स्पेस मतलब कि जैसे कि आपकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ का डाटा है, स्टूडेंट का डाटा है, टीचर का डाटा है, तो अक्सर देखा कि आपने गवर्नमेंट के इदारे जब बंद होते हैं तो उसकी डाटाबेस को जो है ऑफलाइन कर दिया जाता है। मतलब किसी भी चीज़, जैसे कि एक टीचर की डाटाबेस, टीचर के डाटाबेस को क्लोज कर दिया, ऑफलाइन कर दिया। जब ऑफलाइन कर दिया तो अभी जो रैम होती है उसमें डाटा जो है ख़त्म हो जाता है, किस में आ जाता है, जो आपकी स्टोरेज हार्ड में आ जाता है। तो बेसिकली ऑफलाइन क्यों किया जाता है, क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि इसके अटैक वगैरह नहीं होते डाटाबेस पे ऊपर, तो डाटाबेस को ऑफ कर दिया जाता है। जब क्योंकि उसका कनेक्शन ही किसी के पास नहीं है तो उसके ऊपर कैसे कोई अटैक कर सके, इसलिए जो डाटाबेस होती है उसको ऑफलाइन कर दिया जाता है। उसके बाद टेबल स्पेस रीड ओनली, मतलब कि सिर्फ उसको पढ़ ही सकते हैं, जब ये करते हैं काम तो फिर भी वही होता है। उसके बाद टेबल ड्रॉप और ट्रंकेट जब किया जाता है किसी भी टेबल को। अब ड्रॉप और ट्रंकेट में डिफरेंस बताता चलो। ड्रॉप का मतलब जब आप टेबल को डिलीट करते हैं, जब आप ड्रॉप की जो क्यूरी रन करते हैं तो उसमें ड्रॉप में क्या था कि आपका पूरे का पूरा जो टेबल होता है वो डिलीट हो जाए, उसमें जो उसका स्ट्रक्चर भी होता है, जैसे कि ये आपको ये स्ट्रक्चर है, अब ये जैसे कि ये सारा स्ट्रक्चर है, अब ये सारी चीज़ें भी इसमें से डिलीट हो जाएंगी। जबकि आप जो ट्रंकेट की जो क्यूरी रन करेंगे तो उसमें क्या होगा, ये जो आपको जैसे कि ये डाटा लिखा हुआ, ये डाटा तो लिखा हुआ जहाँ से जो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है यानी कि ये जो लाइन्स आपको ये बैकग्राउंड पर यानी कि ये खाने डब्बे नज़र आ रहे हैं, इस तरह के जो डिब्बे होते हैं यानी कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो उसका नाम लिखा सारा वो उसी तरह रहेगा, बाकी उसका नाम वगैरह जो है डाटा डिलीट होता है, बाकी उसका स्ट्रक्चर रह जाता है। जबकि ड्रॉप में स्ट्रक्चर भी सारा जो है वो उसका ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो है टेबल्स बिगिनिंग और बैकअप वगैरह जब आप करते हैं तो ये सारी चीज़ें तब जो है रन होती है, तो ये मज़ीद आपको क्लियर होंगे। बाकी इसकी थ्योरी मैं फिर यहाँ भी इसमें भी लिखी हुई है, नीचे से आप जो है रीड आउट कर सकते हैं। तो ये रियल एप्लीकेशन क्लस्टर वगैरह RAC इन्वायरमेंट वगैरह ये सब कुछ लिखा। अब हम डिस्कस करें लॉग राइटर के बारे में। तो ये हमारे पास जो लॉग राइटर था बेसिकली यहाँ इसका भी जो यूजेस देखा है कि
तो ये हमारे पास जो हमने जो चीज़ रीडू लॉग फाइल्स है, तो जो काम जो ये इसके थे रीडू लॉग फाइल्स के वो बेसिकली काम तो वही होंगे, लेकिन हम ये राइट को कर रहे हैं ये LGWR यानी कि लॉग राइटर। तो अब ये क्या करता है कि यहाँ रीडू लॉग बफर में से यानी कि ब्लॉक में से जो डाटा जो रैम में डाटा होता है, रैम से डाटा उठाकर आपकी स्टोरेज में स्टोर करने की कोशिश करता है। तो ये किसका काम है, आपकी रैम से जो हार्ड में डाटा स्टोर करना, और किसके रीडू लॉग बफर से रीडू लॉग फाइल्स में, तो ये किसका लॉग राइटर का काम है। अब ये क्यों राइट करता है, बेसिकली इसका राइट करने का मकसद ये है कि एट मिनट जब आपका जो आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, वो ट्रांजैक्शन दो तरह की है, एक रोल बैक होती है, एक कमिट होती है। जब भी आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो कमिट होगी तब ये राइट करेगा। अगर वो कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है वो कमिट जब तक नहीं होगी उसको तब तक वो फाइल्स की मैं आपकी स्टोर नहीं कर। जैसे कि एटीएम में पहले वक्तों में क्या होता था कि अगर आपने किसी एटीएम से पैसे निकलवाने होते तो उसमें अगर आपने अपना कार्ड एंटर किया, उसके बाद पिन एंटर किया, उसके बाद कितनी अमाउंट वो सारा कुछ एंटर किया, और उसके बाद लाइट चलेगी या कोई भी इशू है या आपने अपने वो पैसे वहाँ से एक्सेप्ट नहीं करते तो वो पैसे वापस चले जाते हैं। तो इस तरह का कोई भी कंडीशन होगी आपके और आपके अकाउंट्स में से पैसे कट जाते हैं, तो वहाँ 2-3 वीक आपको वेट करना पड़ता था, फिर वो कैमरे से चेक कर बहुत प्रॉब्लम आती थी। तो वो प्रॉब्लम आने के यानी कि वो आपकी ट्रांजैक्शन कमिट हो जाती थी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती थी और वो आपके फाइल में सेव हो जाती थी। तो अब ऐसा नहीं होता। अब उस यहाँ अगर आपने अपने पैसे निकाल रहे हैं तो लाइट वगैरह चलेगी या कोई भी मसला हुआ है, अगर पूरी जो आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुई तो रास्ते में कुछ प्रॉब्लम आ गई, नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई है, लाइट चली गई, जो भी हुआ है, तो वो रोल बैक होती है और वो दोबारा उसी कंडीशन में आती है। वो आपकी जो हार्ड वगैरह होती है वहाँ जाकर सेव नहीं होती, बल्कि वो रैम में से ही ख़त्म हो जाती है। तो जब तक आपकी कोई भी यानी कि आपकी जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो कमिट नहीं होती तब तक वो आपके यहाँ सेव नहीं है। जब कमिट हो जाती है तो तब आपके रीडो लॉग फाइल्स में जो लॉग राइटर है वो राइट कर देता है। तो आपको रोल बैक और कमिट की समझ आ जाए। आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है तो उसको कमिट करते हैं, जब वो कंप्लीट नहीं होती तो कोई भी प्रोसेस मिडल में होता है, कहीं भी होता है, तो उसको दोबारा यानी कि पहली कंडीशन में लाने के रोल बैक किया जाता है। तो उसके बाद 1/3 फुल हो जाना, जबकि आपकी जो MB जो साइज़ वगैरह होता है वो उसका 1/3 या फुल है तब इसमें राइट कर देता है। 1/3 मतलब जैसे कि 60 MB को आपका साइज़ था उसमें 40 MB जो है वो कंप्लीट होता था, अभी राइट कर। उसके बाद 1 MB फाइल को ये वैन देयर इज़ 1 MB ऑफ रीडू, मतलब कि ये रीडू का काम तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो 1 MB को जब रीडू करना था तभी, जैसे कि आपने देखा होगा कि आप कंट्रोल जी करते जाते लेकिन कुछ देर के लिए वो कंट्रोल आपका वर्क करता है, उसके बाद वो काम करना छोड़ जाता है। तो इस तरह ये भी होता है। उसके बाद एवरी 3 सेकंड यानी कि जो रिकॉर्ड्स अपडेट करते हैं ये हर 3-3 सेकंड बाद इसको अपडेट करता है। जैसे कि अगर आपकी लाइट वगैरह चली, आप जो अपने लैपटॉप को शट डाउन कर देते हैं या फिर वर्ड फाइल या ब्राउज़र वगैरह को ओपन किया तो ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाए, तब वो आपको बताते हैं कि आपने जो वो बेसिकली आपने वर्ड के नीचे देखना डॉटेड चल रहे होते हैं। डॉटेड का मतलब कि वो थोड़े सेकंड बाद आपका डाटा जो सेव का है, अब 10 मिनट 15 मिनट जितना भी टाइम रखा हुआ था उसके लिए वो आपको बताते हैं कि आपने ये डाटा अपने वर्ड पे राइट किया था तो आप ये अपना डाटा एक्सेस कर सकते हैं। तो वो आपको बताता है, उसको आप रीस्टोर कर सकते हैं। तो वो ये काम भी यही कर रहा था, ये हर 3 सेकंड बाद जो है इसको राइट करता है। अब ये सारे काम नहीं करता बल्कि जो ज़रूरत पड़े अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो आपने चीज़ें पढ़ी वो करता है। तो इसी तरह ब्राउज़र आप जो है वो बंद कर देते हैं तो ब्राउज़र भी आपको रिस्टोर करने की बताता है। तो असल में वो आपका डाटा को स्टोर कर रहा था। तो ये भी इसमें यही काम है। उसके बाद बिफोर यानी कि जो हमने डाटाबेस जो अभी ये हमने पढ़ी है डाटाबेस राइटर के बारे में, तो ये जो कमांड जो होता है ये लॉग राइटर की बेसिकली जो MCQ के साथ साथ पूछा जाए कब राइट किया, बेसिकली ये जो कमांड जो होती है बिफोर जो हमारे पास इससे पहले चलती है, ये हमारी जो फाइल डाटाबेस राइटर की फाइल दूसरे नंबर पर चलती है, पहले नंबर पर लॉग राइटर का जो काम होता है ये अपना एक्शन परफॉर्म कर रहा था। तो ये हमारे पास जो इस यानी कि इससे पहले डाटाबेस राइटर से पहले हमारे पास ये एक्शन जो है वो परफॉर्म किया जाता है। तो इसकी सारी थ्योरी फिर वही बात है, नीचे लिखी इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद मजीद हम देख लेते हैं कि सिस्टम मॉनिटर SMON क्या था, इसको देखते हैं। मॉनिटर में क्या होता है कि जब यानी कि सिस्टम मॉनिटर जब आपका इंस्टेंस जो है वो बेसिकली सिस्टम मॉनिटर का आपके सिस्टम को आपको देख रहा है, चेक कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम होती है कुछ भी तो ये आप वर्क करता है। जैसे कि आप देखें अगर कोई भी अपडेट करनी होती है क्यूरी, तो आप जैसे कि किसी भी एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड जो है वो अपडेट करा था, आपने एक एम्प्लॉय का 2 एम्प्लॉय का जो है रिकॉर्ड अपडेट करा था, वहाँ आपने कंडीशन लगानी थी यानी कि वेयर इक्वल टू जो भी है एम्प्लॉय उसकी जो है रिकॉर्ड अपडेट करना। लेकिन अगर आपने वेयर की कंडीशन नहीं लगाई और हज़ारों के लाखों के हिसाब से रिकॉर्ड पड़ा हुआ है एम्प्लॉयज़ का, तो वो सारों का अपडेट करना शुरू कर। जब अपडेट करना शुरू करें तो आपका जो इंस्टेंस होता है वो जो वो फेल्ड हो जाता है।
जब वो इंस्टेंस आपका फेल्ड होता है, वर्क करना ख़त्म कर जाता है, तो तब आपका जो एसमोन जब वर्क करता है, तो एसमोन जब वो स्टार्ट हो जाता है और क्या करता है कि जितने भी बैकग्राउंड जो होते हैं प्रोसेस उनको जो वो बंद कर देता है, जितने भी सारे, और उसका जो यूजेस वो अपने हाथ में ले और यूज़ करना चाहते हैं, यानी कि जितने भी जो दूसरे प्रोसेस होते हैं उनको सारे क्लोज करता है। उसके बाद क्या करता है कि ये जो आपका जहाँ जो यहाँ साइड पे जो यानी कि जो सर्वर प्रोसेस होता है वो क्या करता है, वो अपना एक्शन परफॉर्म करता है, मतलब कि वो सारा उन डाटा की रिकवरी करने के वो शुरू कर जाता है। रिकवरी का जैसे कि यहाँ हमारे पास डाटा फाइल्स थे और यहाँ जो बफर फाइल्स, कैश बफर फाइल्स थी, वो सारी डाटा यानी कि जो हमारे पास ये डाटा जहाँ ले जाकर यहाँ इसका दोबारा जहाँ स्टोर करता है। इसी तरह रीड लॉग फाइल्स का डाटा जहाँ का जो रीड लॉग बफर कैश थी उसमें जाकर जो सर्वर है वो स्टोर करता है। इस तरह इन हिसाब से वो डाटा बेसिकली ये सिस्टम मॉनिटर जो है रिकवरी का काम करता है अगर इंस्टेंस वगैरह जो है फेल हो जाता है। तो इसके अलावा ये हमारे इंस्टेंस रिकवरी का काम करता है, ये तो आपको समझ आ चुकी है, यानी मतलब कि जो किसी भी वजह से जो है इंस्टेंस अगर आपका जो है फेल हो जाता है। इसके अलावा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल्स फॉरवर्ड करता है। मैंने आपको बताया था पीछे, आपको ये एक चीज़ आती है, मैं यहाँ कमेंट की बात, यानी कमेंट होती है जो आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो कमेंट हो जाती है, तब ये जो लॉग लिखा जाता है। जबकि यहाँ में जो मैं बात कर रहा हूँ वो यहाँ मैंने रोल बैक्स और रोल फॉरवर्ड वगैरह की कोई बात नहीं की थी, वो सिंपल आपको कंसेप्ट दिया था ट्रांजैक्शन का। तो यहाँ हमारे पास रोल्स फॉरवर्ड होता है। अब रोल फॉरवर्ड और रोल बैक्स क्या होता है, जैसे कि आप अनडू और रीडू करते हैं। अनडू का मतलब होता है कि जब आपने कोई काम किया, आपको अच्छा नहीं लगा तो आपने अनडू कर दिया, फिर मिलकर आप बाद में सोचते हैं कि यार नहीं ये ऐसा होना चाहिए था, तो आप उसको क्या करते हैं, रीडू कर देते हैं। तो अब रोल फॉरवर्ड और जो हमारे पास रोल बैक इसी तरह आप अनडू कर रहे हैं, मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, अनडू। अनडू का मतलब कि रोल्स बैक कर, और हमारे पास रीडू का मतलब होता है कि ये रोल्स फॉरवर्ड करें। अगर आप जो मिडल में आपको कोई भी इंस्टेंस जो है वो फेल है कुछ भी, तो वो क्या करता है, जो एसमून चलता है और वो आपकी कमांड जो आप लिख रहे हैं कुछ भी है तो उसको अगर पता है तो वो उसको जो है फॉरवर्ड मतलब उसको कंप्लीट कर देता है। जब वो कंप्लीट करता है तो ये करता है। यहाँ पे चेंज इन रीडू लॉग फाइल्स, मतलब कि जो भी आप लॉग में चेंजिंग करनी है। ओपन डाटाबेस फॉर यूज़र एक्सेस, यानी कि जो आप डाटाबेस जैसे कि आपने कोई कनेक्शन जो एस्टेब्लिश कर रहे थे यूज़र प्रोसेस से जो सर्वर प्रोसेस का वर्क हो रहा था, तब भी ओपन डाटाबेस फॉर यूज़र एक्सेस वगैरह जब करें तो तब भी ये हमारे पास में ही वर्क करता है। उसके बाद रोल बैक आपको बता चुका हूँ। अनकमिटेड कमिटेड क्या होती है, ट्रांजैक्शन या रेडी बता दो। उसके बाद हमारे पास इंग्लिश की वजह से क्लासेस फ्री स्पेसिस है। अब यहाँ इसका मतलब कि ये अगर 2 MB की, 4 MB के, 5 MB की मुख्तलिफ MBs की फाइल्स पड़ी हैं, कोई भी फाइल्स मुख्तलिफ पड़ी हैं, लहदा पड़ी हैं, उनको इकट्ठा करना। ये क्लासेस का मतलब कंप्लीट इकट्ठा मर्ज करना, मतलब कि लहदा फाइल्स पड़े उनको इकट्ठा करने के लिए भी जिसका जो यूज़ किया जाता है। उसके बाद डी एलोकेट्स टेम्परेरी सेगमेंट्स, मतलब कि कुछ फाइल्स हैं जो टेम्परेरी सेगमेंट, मतलब कि आपके काम की फाइल्स वगैरह नहीं है तो उनकी जो मेमोरी उसको फ्री करता है कि यानी कि वो मेमोरी आपकी कंज्यूम कर रही है तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो काम कर रहा है ज़्यादातर किस पे, मेमोरी के ऊपर है। यानी कि अगर मुख्तलिफ मेमोरी जगह पे पड़ी है तो उसको इकट्ठा करता है, यहाँ पर कोई मेमोरी यूज़ में नहीं तो उसको मैं यूज़ में लाता है। तो ये हमारा सिस्टम मॉनिटर बेसिकली इस पर जो है वो काम है। बाकी थ्योरी आप फिर यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद प्रोसेस मॉनिटर मोन, आप पी से प्रोसेस और MON मीटर से मतलब मोन से मॉनिटर। तो ये बेसिकली किसको जो है वो देख रहा है, ये हमारे पास प्रोसेस मॉनिटर कर रहा है। जबकि जो हमने पहले सिस्टम जो है वो देखा था, तो सिस्टम और प्रोसेस में थोड़ा फ़र्क है। यानी कि ये हमारे पास जो ये सिस्टम हमने देखा, ये हमारे जो डाटा वगैरह उसको देख रहा है। ये सारा का सारा मॉनिटर कर रहा है किसको, हमारा डाटा किस तरह सेव हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके सारे बारह देख रहे हैं। जबकि यहाँ हमारे पास ये हमारे प्रोसेस मॉनिटर में ये प्रोसेस को देख रहा है, यानी कि कोई प्रोसेस फेल्ड हो रहा है, कोई ठीक तरह से वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा, वो सारी चीज़ें ये प्रोसेस मॉनिटर है। यानी कि क्लीन आप आफ्टर, यानी कि क्लीन करता है फेल्ड, कोई भी प्रोसेस जो है वो फेल्ड हो जाता है। अब कोई भी प्रोसेस हमारा फेल्ड हो जाए उसको रन दोबारा कैसे करना है, उसको दोबारा कैसे रिकवर करना है, कैसे चलाना है, यानी कि प्रोसेस को कैसे रोल बैक वगैरह करना है, उसकी ट्रांजैक्शन वगैरह को कैसे करना है, ये उसका काम का है। उसके बाद रिलीजिंग लॉक्स, मतलब कि हमारे डाटाबेस में कुछ लॉक्स भी लगते हैं। अब डाटा ये लॉक्स लगाता नहीं बल्कि रिलीज़ करता है। अब लॉक्स क्या होता है, जैसे कि मुख्तलिफ बैंक वगैरह की वेबसाइट आपने देखा, एक अकाउंट्स में से एट टाइम ही आपने कुछ दो ट्रांजैक्शन जो है वो रन होगी। यानी कि एक अकाउंट है उसमें 1 लाख रुपया, उसमें से आपने क्या करना था माइनस, यानी कि 1 लाख में से कुछ 5,000 कुछ यानी कि वो ट्रांजेक्शन निकालने थे। आप उसमें से आपने जो है 6,000 वो एक और ट्रांजैक्शन रन हुई, उसमें 6,000 जो है वो प्लस करने थे। अब दोनों जो है वो ट्रांजैक्शन एट अ टाइम जो वो रन हो रही है, तो आप उसमें जब पहले काम किसका प्लस का किया जाता है बैंक के मुताबिक, उसके बाद मैंने कहा इसका डाटाबेस में भी ये इस तरह जब एट अ टाइम कुछ मुख्तलिफ यूज़र जो है वो कोई भी क्यूरी रन कर देते हैं तो उसमें वो फिर क्या करता है कि एक को लॉक कर जाता है, पहले दूसरी को रन करता है, करने एट टाइम जब जो क्यूरीज आ
रहती हैं उसको रन होने देता है। जब ये उसमें वो कुछ जो जब लॉक्स हो जाती हैं हमारी फाइल्स वगैरह यानी कि प्रोसेस को कुछ भी, तो उन लॉक्स को जो है यानी कि रोज़ और जो कॉलम होते हैं उनको दोबारा जो है अनलॉक करने के लिए यानी कि रिलीज़ करने के लिए इसका काम होता है। तो रिलीजिंग अदर रिसोर्सेज मतलब कि जो हमारे जो प्रोसेस होते हैं जो रैम वगैरह होते हैं उनमें जो प्रोसेस ठीक से वर्क नहीं कर रहे हैं उसमें उनको भी रिलीज़ होने में हमें मदद करता है। इसके अलावा रिस्टार्टिंग डेड डिस्पैचर वगैरह ये इसके ऊपर भी वर्क करता है। तो मज़ीद हमारे पास चेक पॉइंट्स, तो बाकी वही चीज़ें मैं आपको फिर बताता चलूँ कि ये नीचे लिखी हुई आप इसको जो है रिस्टार्ट डिस्पैचर फ्री अदर रिसोर्सेज वगैरह आप जो है देख सकते हैं। तो चेक पॉइंट्स में तो चेक पॉइंट का तो आपको पता ही होगा क्या होता है, पहले भी बता चुका हूँ फिर बता रहा हूँ कि चेक पॉइंट्स, तो चेक पॉइंट बेसिकली अगर आपने लगाया भी होगा यानी कि 10,000 लाइनों का कोड है आपके सी या सी प्लस वगैरह में सी शार्प में कहीं भी लिखा एंड्रॉइड में किसी भी लैंग्वेज में लिखा, आप उसमें हज़ार पे बाद यानी कि लगा देते हैं चेक पॉइंट। मतलब कि कहीं जब एरर आएगा तो हर एक मॉड्यूल के ऊपर यानी बताए किस मॉड्यूल में कौन सा एरर है, यानी कि पहली 100 लाइन में बाद वाली 100 से लेकर 200 लाइन में कहाँ एरर वगैरह आ रहा है। तो यार बेसिकली चेक पॉइंट कोई एरर वगैरह जो आता है तो उसके लिए यूज़ किया हमें बताता है। इसी तरह डाटाबेस में भी हम चेक पॉइंट लगाते हैं, तो चेक पॉइंट लगाया होता है। तो जब चेक पॉइंट्स क्या कहते हैं जो DB राइटर होता है जो हमारा लॉग राइटर होता है कि ये उसको जो बताता है कि यानी कि चेक पॉइंट के यहाँ चेक पॉइंट DB राइटर में आपको बताया था जब भी हमारे पास ये आप ऑलरेडी ये चीज़ें देख चुके हैं, यानी कि ये हमारे पास देख सकते हैं ये चेक पॉइंट अकर्स, यानी कि कोई भी चेक पॉइंट अकर होता है तो क्या होता है जो डाटाबेस जो होता है वो राइट कर लेता है डाटा फाइल्स में। तो ये बेसिकली उसमें मतलब कि उसके आइडर वगैरह मिला। तो इसका मैं सिंपल में अगर पर्पज़ बताऊँ कि चेक पॉइंट का क्या मकसद है, तो वो क्या करता है कि ये सिग्नलिंग देता है जो डाटा चेक पॉइंट यानी कि ये चेक पॉइंट आ गया, जो DB राइटर उसको बता चेक पॉइंट आ गया। जब उसको पता चलता है तो वो क्या करता है वो अपडेट कर ले डाटा फाइल्स हेडर विद चेक पॉइंट इन्फॉर्मेशन कि यहाँ चेक पॉइंट लगा था उसके जो हेडर फाइल यानी कि जो डाटा फाइल्स में जो डाटा की हेडर फाइल जो सारी इन्फॉर्मेशन थी वहाँ उसका रिकॉर्ड जो है वो राइट कर देता है। उसके अलावा चेक पॉइंट क्या कहता है ये जो कंट्रोल फाइल्स होती हैं इसको भी अपडेट, बेसिकली ये जो चेक पॉइंट्स की इन्फॉर्मेशन को जो है अपडेट करा जाए, यानी कि यहाँ चेक पॉइंट लगा हुआ है यहाँ तक आप इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लो, फिर आगे ये स्टोर आप इन्फॉर्मेशन यहाँ फिर स्टोर कर लो, फिर अपडेट करवाता रहता है। बेसिकली इसका काम क्या है कि डाटा फाइल्स और जो कंट्रोल फाइल्स के जो होती हैं यानी कि डाटा फाइल्स को जो हमारे पास इसके हेडर्स होते हैं उसको अपडेट करवाता है और कंट्रोल फाइल्स को भी ये जो है जो अपडेट करवाता रहता है चेक पॉइंट के साथ इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। तो ये इसका मेन मकसद ये था, बाकी सारी की सारी डिटेल जो आप पढ़ना चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आगे मूव ऑन करते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट जो है ये आर्काइव, तो आर्काइव के बारे में देखते हैं। तो यहाँ हमारे ये चीज़ तो मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ आर्काइव के बारे में। तो आर्काइव तो कंसेप्ट आपको होगा। अब आर्काइव प्रोसेस बेसिकली क्या होता है, आर्काइव जो है ये बैकग्राउंड पे प्रोसेस आपके करवा रहता है। तो जैसे कि आपकी जो फेसबुक होती है या मैसेंजर है या फिर आपकी व्हाट्सएप की आपको सिंपल से एग्जांपल होता है। तो व्हाट्सएप में आपकी अगर कोई चैट वगैरह आती है जो आपके काम की नहीं होती लेकिन आप वो चाहते हैं कि वो डिलीट भी ना और वो बैकग्राउंड पे पड़ी रहे, तो वहाँ आप उसको चैट को आर्काइव कर लेते हैं, मतलब उसको बैकग्राउंड पे कर देते हैं लेकिन वो आपकी चैट डिलीट भी नहीं, उसके आप आर्काइव का ऑप्शन आ रहा होता है। तो इसी तरह अगर यहाँ हमारे पास डाटाबेस में भी आर्काइव मतलब कि अगर आप बैकग्राउंड यानी बैकअप बनाना चाह रहे हैं, जैसे कि रीडू लॉग फाइल के बारे में था। अब रीडू लॉग फाइल्स को आर्काइव मतलब बैकअप के लिए जो आप फाइल्स वो क्रिएट करना चाह रहे हैं जो बनाना चाह रहे हैं उसके दरमियान जो प्रोसेस को आ रहा है वो आर्काइव प्रोसेस आपका जो है वो चलता है। तो ये जो रीडू लॉग फाइल्स वगैरह होती हैं सारी चीज़ों का जो बैकअप अगर बनाना चाह रहे हैं वो जो बैकअप होता है वो आपके आर्काइव फाइल में जाकर स्टोर हो जाता है और वो नज़र भी नहीं आ रहा है, लेकिन आपका डाटा जो है सारा बैकग्राउंड पे आपकी रिकवरी वगैरह जो यानी कि बाद में आप उससे कर सकते हैं। तो इसके लिए जो यूज़ होता है ये आर्काइव लॉग आर्काइव वेरिएबल जो यूज़ होता है, यानी कि ये अगर इसको सेट कर दिया जाए कैसे येस, अगर येस का है तो ऑटोमेटिकली आपका रिकवरी यानी कि आपका जो है बैकअप बनता रहता है ऑटोमेटिकली आपके डाटाबेस का। आर्काइव लॉग जो है इसको सेट कर दिया जाए येस या ट्रू ये कर दिया जाए तो ये आपके ऑटोमेटिक, अगर अदरवाइज नहीं तो आपको वैध ऐसे बनाना पड़ता है, जैसे कि आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि कैसे वो हमारे पास जो है इसका बैकअप बनता रहता है, यानी कि वो ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये हमारे पास आर्काइव का जो है वो पर्पज़ ये सिंपल मैं को बता रहा हूँ, बाकी ये थ्योरी पढ़ सकते हैं कि ये है कि बैकअप के लिए आर्काइव का यूज़ किया था। अब हमारे पास आ जाता है लॉजिकल स्ट्रक्चर। तो हमारी
जो डेटाबेस होती है वो लॉजिकल और फिजिकल से मिलकर बनती है, यानी कि जो डेटाबेस में लॉजिकल स्ट्रक्चर भी होता है और फिजिकल स्ट्रक्चर भी होता है। अब फिजिकल स्ट्रक्चर में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं डाटा फाइल्स के बारे में, यानी कि कंट्रोल फाइल्स और रीडू लॉग फाइल्स वगैरह, वो सारे क्या फिजिकल स्ट्रक्चर में रहते हैं। अब लॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि आपने सिर्फ जो है जैसे कि आप कोई भी डाटाबेस ओपन करते हैं तो वहाँ आपको एक टेबल नजर आता है, उसमें डाटा पड़ा होता है, लेकिन यहाँ अगर उसके डेप्थ में जाएंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लॉजिकल जो आपको नज़र नहीं आ रही, लेकिन वो सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले क्या चीज़ होती है, डेटाबेस होती है और डेटाबेस का स्कीमा वगैरह। तो उस यानी कि जो डेटाबेस होती है उसमें टेबल स्पेसेस होती हैं। अब जब ये टेबल स्पेस होती है ये तो हमारे पास यानी कि डेटाबेस ये टेबल स्पेस एक भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो जो टेबल स्पेस होती हैं ये इस टेबल स्पेस के अंदर क्या हमारे पास आते हैं, सेगमेंट्स जो है वो आते हैं। अब ये सेगमेंट भी एक या एक से ज़्यादा हो सकती हैं। डाटा फाइल्स जो आपको नज़र आ ये फिजिकल है, यहाँ आप इसको ये वैसे आपको सारी यानी कि डेटाबेस दिखाई जा रही है फाइल्स। तो हमारे पास लॉजिकली अगर बात करें तो इनके डेटाबेस है, डेटाबेस में क्या है टेबल स्पेसिस और एक या एक से ज़्यादा टेबल स्पेस हो सकती हैं। अब इस टेबल स्पेस के अंदर हमारे पास सेगमेंट्स होते हैं, जैसे कि एक ये सेगमेंट है और एक ये हमारे पास सेगमेंट है, ये एक या एक से ज़्यादा सेगमेंट्स हो सकते हैं। तो अब ये हमारे एक बार आपको बता दूं, जो हमारे पास फिजिकल यानी कि जो टेबल स्पेस होते हैं ये लिंक होते हैं यानी कि फिजिकली डाटा फाइल्स के साथ। अब ये हमारे पास जो टेबल स्पेस है इस टेबल स्पेस में जो फिजिकली अगर इसको यहाँ से कनेक्ट भी करके देखा जाए तो यानी कि डाटा फाइल्स के साथ, तो ये हमारे पास एक या फिर 999 तक जो हमारे पास एक टेबल स्पेस के अंदर 999 तक जो है हमारे पास 999 तक जो है हमारे पास डाटा फाइल्स हो सकती हैं फिजिकली, और लॉजिकली हमारे पास एक टेबल स्पेस है। आप इसको आप इग्नोर करें डाटा फाइल्स को, ये क्योंकि फिजिकली है। तो हमारे पास एक टेबल स्पेस है, टेबल स्पेस के आप अंदर जो है मल्टीपल सेगमेंट्स होते हैं, जैसे कि ये हमारे पास एक पूरी एक टेबल स्पेस है, इसके अंदर ये एक यानी कि ये जो आपको रेक्टेंगुलर ये नज़र आ रहा है ये वाला, तो यानी यहाँ से लेकर यहाँ, तो ये एक पूरा ये क्या है, ये ब्लॉक जो है ये एक सेगमेंट। उसी तरह ये जो है एक जो है ये एक हमारे पास जो है ये एक सेगमेंट है। अब टेबल स्पेस के अंदर कहते हैं सेगमेंट, और सेगमेंट के अंदर मल्टीपल एक्सटेंड होते हैं। ये आपको जो है पर्पल से नज़र आ रहा है, ये एक एक्सटेंड है, एक ये एक्सटेंड है, एक ये हमारे पास ये 3 एक्सटेंड है। इसी तरह इस सेगमेंट के अंदर भी ये 3 एक्सटेंड है, एक ये एक्सटेंड है, एक ये एक्सटेंड है, और इसी तरह ये हमारे पास एक एक्सटेंड है। तो इन एक्सटेंड्स के अंदर हमारे पास जो है ब्लॉक्स होते हैं, ये हमारे पास यानी कि एक ये ब्लॉक है, ये 6 ब्लॉक्स हैं, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6। अब इन ब्लॉक्स के अंदर बेसिकली हमारा डाटा जो है वो स्टोर होता है। अब जो टेबल स्पेस होता है इसका भी अपना हेडर होता है, उसके बाद जो सेगमेंट होता है इसका अपना हेडर होता है, इसके बाद एक्सटेंड का अपना हेडर होता है। अब ये हेडर किसके पास, जो डाटा डिक्शनरी हमने पढ़ी थी बेसिकली ये हेडर जो होते हैं वो उसके पास होते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन इन हेडर्स की रखी होती है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी चीज़। तो मैं आपको फिर भी एक बार इनको रिपीट, सबसे पहले टेबल स्पेस आते हैं, उस टेबल स्पेस के अंदर ये हमारे पास सेगमेंट होते हैं, और सेगमेंट के अंदर हमारे एक्सटेंड्स होते हैं, और एक्सटेंड्स के अंदर हमारे ये ब्लॉक्स जो है इंक्लूड्स होते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास मज़ीद जो है प्रोसेस एसक्यूएल स्टेटमेंट्स वगैरह लिखी हैं, आप इसको देख सकते हैं। तो बाकी सारी की सारी थ्योरी ये लिखी हुई है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, यानी कि ये लॉजिकल स्ट्रक्चर की सारी नीचे थ्योरी लिखी हुई है। इसके बाद यानी कि क्या क्या आती हैं, ये हमारे पास टेबल स्पेसेस है, डाटा फाइल्स है, डाटा ब्लॉक्स वगैरह के सारी डेप्थ में चीज़ें हैं। उसके बाद ये चीज़ें आप इनको रीड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास बाइंड, एग्जीक्यूट यानी कि फैच और पार्स, तो ये कमांड्स बेसिकली कहाँ ये हमारे पास ये यूज़ होती है। ये हमारे पास जो स्टार्टिंग में हमने जो देखी थी, यानी कि ये एक ही यानी क्वेरी है हमारे पास, प्रोसेसिंग क्वेरी ये ऐसे नहीं चलता है, एक पार्स होता है, फिर बाइंड होता है, फिर एग्जीक्यूट होता है, फिर फैच होता है, डाटा हमारे पास हो गया होकर आता है। ये कहाँ जो वर्क करती है ये बेसिकली हम चीज़ देख चुके हैं। ये हमारे यहाँ हमारे पास अभी आ जाता है, यानी कि अभी इस चीज़ को ये यहाँ हमने ये देखा था, तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं, यानी कि ये हमने पूल वगैरह के बारे में देखा था। तो इस पूल में बेसिकली ये चीज़ें आ रही थी। तो ये हमने लाइब्रेरी कैश पढ़ा, और लाइब्रेरी कैश के बाद डिक्शनरी कैश पढ़ा था। तो ये हमारे शेयर्ड पूल में बेसिकली जो प्रोसेस हो रहा था वो शेयर्ड पूल में, यानी कि शेयर्ड पूल में जो इन्फॉर्मेशन आती है तो वो कैसे होकर जाती है, वो इस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हो जाती है, इस प्रोसेस से गुजर कर जाती है जो अभी यहाँ जो इस प्रोसेस में आपको दिखाया। बाकी ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, अब मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की ज़रूरत है। यानी कि ये पार्स पे सबसे पहले पार्स होते हैं, जो वो डिक्शनरी और जो हमने लाइब्रेरी पढ़े थे वो शेयर्ड पूल में, उसके बाद पार्स में होती है इन्फॉर्मेशन, फिर बाइंड में जाती है, फिर बाइंड होने के बाद एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट होने के बाद जो हमारे पास फैच होकर यूज़र के पास जो फिर पहुंचती है पूरे स्टेटमेंट। जस्ट आप
इस वीडियो को पॉज करें और इन चीज़ों को जो रीड आउट करने की कोशिश करें। आपको समझ लीजिए पार्स बाइंड एग्जीक्यूट क्या आती है। उसके बाद अब सारा कुछ हम क्या कवर कर चुके हैं वो सारा देगा। अब क्वेश्चन टाइम आता है, यहाँ इसको प्रैक्टिस के लिए हमारा आपको मुख्तलिफ क्वेश्चन जो है वो गिवन है। जस्ट आप इसको जो है वो रीड आउट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा जस्ट स्क्रॉल डाउन करता है, जस्ट आप इसको जो है वो रीड आउट कीजिए। आपको प्रैक्टिस कीजिए कि आपको कितनी नॉलेज हासिल हो चुकी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था इसलिए इसको डिस्कस किया गया। ये इसको आप रीड आउट कीजिए। उसके बाद मज़ीद ये हमारे पास क्वेश्चन वगैरह आप इनको MCQs टाइप शॉर्ट क्वेश्चन जो हम इसमें से बन सकते हैं वो गिवन है। आप इनको जो वो इनका क्वेश्चन आंसर का जवाब देने की कोशिश कीजिए। अब हम स्टार्टिंग पे चलते हैं और इस पूरी डायग्राम को आप वन बाय जितनी भी चीज़ें हमने देखी हैं इसको समराइज़ करते हैं। जस्ट इसको जो है आप इस डायग्राम के मुताबिक समराइज़ करने की कोशिश करते हैं कि ये हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, तो इसमें कैसे प्रोसेस होता है। अब मुझे उम्मीद है कि आप खुद ही अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे कि ये कैसे। यहाँ हमारे पास एक यूज़र बैठा हुआ है, यहाँ मैं इसको यूज़र बना लेता हूँ। यानी कि यहाँ एक यूज़र है, वो एक यूज़र यहाँ बैठा हुआ है, उसके पास जो है लैपटॉप है जो भी है वो लेकर। अब उसने जो है वो उसने अपने जो SQL सर्वर कोई भी एक टूल या एप्लीकेशन कोई भी ओपन किया। ओपन करने के बाद उसने उसने जो है उसको ओपन जो करा, ओपन करने को प्रोसेस को क्या कहते हैं, यूज़र प्रोसेस। अब ये यूज़र प्रोसेस डायरेक्टली किसके साथ पास पहुँचता है, इस सर्वर प्रोसेस के पास जाता है। अब ये सर्वर प्रोसेस किसके पास जाता है, इस इंस्टेंस के पास जाता है। और मैं आपको एक बात बता चलूँ, यूज़र प्रोसेस क्या था। जब आप जो कनेक्शन जो स्टैब्लिश कर रहे होते हैं वो जो रिक्वेस्ट होती है यूज़र की, जो रिक्वेस्ट को आप यूज़र प्रोसेस कह सकते हैं। और जो आप कनेक्शन जो आप उसमें स्टैब्लिश कर रहे हैं यानी कि जो सेशन क्रिएट कर जो वो सेशन क्रिएट करने के प्रोसेस को आप सर्वर प्रोसेस कह सकते हैं। इसी तरह जो कनेक्शन आपका जब स्टैब्लिश हो जाता है तो जो कनेक्शन जब आपका स्टैब्लिश हो गया है जब तो तब आपके बैकग्राउंड प्रोसेस में रनिंग फॉर्म में आते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो अब क्या होता है कि हमारे नॉर्मली लाइफ में क्या होता है, ये हमारे पास सर्वर जो है ये क्या करता है कि ये यहाँ से ये हमारे पास ये यानी कि ये शेयर पूल में आता है। यहाँ से इस तरह ये शेयर पूल में डाटा जो चेक करने की कोशिश अगर इसको डाटा यहाँ से मिल जाता ठीक, अगर नहीं यहाँ से डाटा इसको मिलता तो ये क्या करता है कि ये डाटा फाइल्स में जाता है, डाटा फाइल्स में डाटा लेता है और इसको ले जाकर किस में यानी कि इसको ले जाकर ये इस फाइल्स में डाटाबेस के बफर कैश में जाकर स्टोर कर जाता है। इसमें जब इसको स्टोर करता है तो यहाँ से फिर अगर एक वही क्यूरी बार बार कोई और यूज़र भी रन करें तो वो यहाँ से उठाकर ये सर्वर प्रोसेस जो है वो यूज़र को जाकर देखा था, जिसके वजह से फास्ट वर्क जो होता है। ये हमारे पास जितना भी हिस्सा आ रहा है ये हमारे पास स्टोरेज का है। इसको मैं आपको फिर बता दूँ, ये सारी स्टोरेज का पार्ट है और ये हमारे पास किसका रैम का पार्ट है। जैसे कि आपके PC की होती है ये स्टोरेज और ये रैम फास्ट हो जाए, यहाँ हमारी लोडिंग होती है। तो इस चीज़ को स्टोरेज यानी कि ये हमारे पास स्टोरेज का पार्ट है। अब यहाँ हमारे पास इस तरह प्रोसेस होता है। आप जो भी डाटा सर्च करना वो शेयर पूल वगैरह सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। तो इसी तरह अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है PGA और SGA। PGA हर एक बैकग्राउंड प्रोसेस को जो है वो कवर कर रहा है। जैसे कि जो pmoon के लिए ये वर्क करेगा, सर्वर के लिए मेमोरी एलोकेट करेगा PGA। जो smoon के लिए DB राइटर के लिए, लॉग राइटर के लिए, चेक पॉइंट्स के लिए और अदर जितने भी प्रोसेस होते हैं वो उस PGA एलोकेट मेमोरी करता है। और SGA शेयर्ड ग्लोबल एरिया जो होता है वो इनके लिए इन सब के लिए जो ये सारे हमने डिफाइन किए इनके लिए मेमोरी एलोकेट करता है। इसके अलावा जो हमारे पास यानी कि ये हमने चीज़ें देखेंगे, ये डाटा फाइल जो है ये हमने DB राइटर है वो इसमें से डाटा लेकर जहाँ जो है वो स्टोर करता है। ये एक चीज़ याद रखिएगा, ये अक्सर पूछा जाता है। जो सर्वर प्रोसेस होता है वो सर्वर प्रोसेस जो है इसको मैं एक बार रेज कर देता हूँ, आपको दोबारा क्लियर करने की कोशिश करूँ। तो यानी कि ये हमारे पास यहाँ इसको बल्कि सारे को रेज कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो सर्वर प्रोसेस होता है वो सिर्फ क्या करता है कि वो यहाँ से इन्फॉर्मेशन यानी कि सर्वर प्रोसेस आता है और यहाँ से DB राइटर से इन्फॉर्मेशन लेता है और जाकर इसमें जाकर जो है वो स्टोर कर देता है। इस बफर कैश इसमें जाकर वो स्टोर करता है। इसी तरह जो सर्वर है यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेता है रीडू लॉग फाइल से और जो रीडू लॉग बफर में जाकर स्टोर करता है। अब इससे रिवर्स जो काम करता है वो ये चीज़ें करते हैं जो हमने ये डिस्कस की, यानी कि डाटाबेस बफर से जो वो हम इंफॉर्मेशन DB राइटर लेता है और जाकर इस डाटा फाइल्स में जाकर स्टोर करता है। इसी तरह रीडो लॉग फाइल से ये लॉग राइटर नाम से यह पता चला बिल्कुल सेम, इसमें जाकर इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। तो ये इस तरह बेसिकली वर्क होता है। तो ये इसकी जो सारी चीज़ें बिल्कुल जो है वो क्लियर हो चुकी।
तो ये वर्क करता है। अब इनकी मेन चीज़ें जो दो इसके देख लें, हर एक को रिवाइज कर लेते हैं। तो मैं आपको इंस्टेंस ज़्यादा यानी कि ये इंस्टेंस के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यानी कि डाटा कोई भी एक्सेस करने के लिए डाटाबेस से इंस्टेंस का यूज़ किया जाता है। अब ये जितनी भी चीज़ें यहाँ जो मेमोरी एलोकेट करता है, यानी कि वो ऐसी ये मेमोरी सारी सब कुछ चीज़ों को एलोकेट कर रहा होता है। उसके बाद शेयर्ड पूल क्या होता है, ये इनके लाइब्रेरी कैश और डाटा डिक्शनरी जो कैश इसको जो है वो मेमोरी एलोकेट कर रहा है। अब लाइब्रेरी में क्या होता है कि लाइब्रेरी में प्री डिफाइन जितनी भी चीज़ें वो सारी चीज़ें देख रहा होता है। अब जो नई यूज़र डिफाइन जो चीज़ें कर रहा था वो डाटा डिक्शनरी चेक कर रहा था, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी। तो उसके बाद डाटाबेस जो डाटाबेस बफर कैश या डाटा फाइल्स ये सेम चीज़ें हैं। इसी तरह रीडू लॉग फाइल्स और ये रीडू लॉग फाइल्स सेम चीज़ें हैं। तो ये क्यों सेम, और इसके अलावा ये हमारे पास लाइब्रेरी और डाटा डिक्शनरी और कंट्रोल फाइल्स को सेम कह सकते हैं। सिर्फ ये हमारे पास यहाँ लोड होती हैं चीज़ें जो फास्ट जो ज़्यादातर यूज़ किए थे वो यहाँ जो है लोड हो रही होती हैं यहाँ से उठाकर, जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क से जो रैम में चीज़ें उठाकर लोड की जा रही है। इसी तरह ये भी चीज़ें हैं, ये रैम का काम कर रही हैं और डाटाबेस को यहाँ चीज़ें यहाँ से उठाकर वहाँ जो है रखी जा रही हैं। बाकी ये सेम चीज़ें ही होती हैं। उसके बाद जावा पूल यानी कि जावा की सारी लाइब्रेरी वगैरह होती है। लार्ज पूल में आपको कोई रीबैक वगैरह जो जैसे कि यहाँ आर्काइव फाइल जो लॉग फाइल्स क्रिएट की थी, यहाँ हम लार्ज फाइल जो है वो पूल को वो क्रिएट करते हैं। पैरामीटर फाइल्स, पी फाइल, एस फाइल्स, ये इसके आने वाला मजीद ट्यूटोरियल देखेंगे। पासवर्ड फाइल में आपका पासवर्ड वगैरह जो है वो सेव होता है। तो उसके बाद पी मून यानी कि प्रोसेस मॉनिटर के लिए ये सारे का कोई प्रोसेस फेल्ड वगैरह होता है तो उसको कैसे रिकवर करना, कैसे सारा काम करना। उसके साथ सिस्टम मतलब इंस्टेंस वगैरह फेल्ड हो जाता है तो उसको कैसे रिकवर करना। डीबी राइटर क्या होता है, यहाँ से लेकर डाटाबेस में फाइल्स को राइट करने का मेन मकसद होता है। लॉग राइटर का कहता है कि वो रीड लॉग बफर में से डाटा उठाकर वो लॉग रीड लॉग फाइल्स में डाटा जो है वो काम कर रहा था। चेक पॉइंट्स का था, चेक पॉइंट्स का जो है वो कर रहा था कि इतना डाटा तब तक कब हमें राइट वगैरह करना है, ये सारा चीज़ें देखता है। रिकवरी बेसिकली आपके लिए बना रहता है। इसके अलावा और भी हमारे पास मुख्तलिफ प्रोसेस थे जो हम रीडिंग जो है कुछ देख चुके हैं, कुछ हम मज़ीद देखेंगे। तो इसके अलावा जो चीज़ें हमने अभी स्किप की हैं उनको मज़ीद आने वाले ट्यूटोरियल वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो अगर आप समझ रही हैं वीडियो हेल्पफुल है, इसको लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।